कूपन है कॉन्सेप्ट फेस्टिवल, जिसको आप लोगों को यूज करना है। कहां यूज करना है? सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऐप डाउनलोड करने के बाद जब यूज करोगे तो एनसीटी का कोर्स 1874 में आप देख रहे होंगे 2499 का कोर्स आपको 1874 में मिल रहा है। ये मौका मत गवाना। आप लोग जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, सीयूटी कॉन्सेप्ट को, और कोर्सेज को विजिट कीजिए। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, जिसमें श्योर सिलेक्शन बैच, गुरुदेव बैच है, सभी कोर्सेज पे 25% का बड़ा ऑफर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो ये फीस नहीं है जी, ऑफर चल रहा है 25% का। कौन सा कूपन यूज करना है? तो देखो कॉन्सेप्ट फेस्टिवल, यही कूपन को यूज करना है, ठीक है ना। इसके अलावा डाउनलोड कीजिए, डेमो क्लासेस, PYQ भी उपलब्ध है हमारे एप्लीकेशन पे। चैप्टर आ गया आपके सामने, स्क्रीन के सामने पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का पहला सवाल आपके सामने आ गया है। एनालॉजी से हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये पहला सवाल आपके सामने है। फटाफट से सवाल का आंसर देना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक सवाल एक बार ही बताऊं, क्योंकि इस सेशन में हम एक ही सवाल को बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो हमारे पास सवाल इतने सारे हैं। मैंने कहा था 200-250 सवाल होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि लगभग 350 सवाल हो चुके हैं। तो भाई थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना वैसे, बट कोशिश करना कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। तो ताजमहल का संबंध जैसे भारत से है वैसे बताना है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का संबंध किससे है? फटाफट से पहला सवाल आपके सामने आ गया है, ठीक है। नोट्स बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा, पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा, ठीक है। चलो पहला सवाल आ गया है। पहला सवाल यहां पे इसमें बैकलॉग, अरे कुछ नहीं बचेगा भाई, आप देखो तो लास्ट तक कुछ नहीं बचेगा आपका। रीजनिंग में बैकलॉग है, क्या है, सब छोड़ दो, अभी सब भूल जाओ, सेशन पे फोकस करो। अगर आप ये कर लिए कहीं से कोई सवाल नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी आप पहले सेशन करो, ठीक है। ताजमहल का संबंध जैसे भारत से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का किससे संबंधित है? तो यह है भाई यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है इसका संबंध। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये कहां पर है? तो यह है यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क में है। और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहां पे है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये भारत में पड़ता है बाबू, अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा है तो बताइएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहां पर है। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है स्टैच्यू, ठीक है, यहां पे, ठीक है। स्टैच्यू हो गया है, अब फिर से शुरू हो गया, ठीक है, फिर से स्टार्ट हो चुका है। कुछ इशू आ गया था शायद, अरे यार शुरू होने के साथ ये कैसे हो गया? चलो हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए में है, एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात शहर में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। लेकिन यहां पर जो है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये रामानुजाचार्य जी का है। किसका? रामानुजाचार्य जी का है। और ये कहां पे स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना में। कहां पर देखने को मिलेगा? तो मोदी जी ने शायद इसका उदाहरण किया था आज से 2-3 साल पहले। तो ये आप देख लीजिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अगर सवाल पूछे किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य जी से, ठीक है। अगला सवाल देखो, पेडल इज रिलेटेड टू बाइसिकल इन द सेम वे एज OAR, मतलब OR ये क्या पढ़ते हैं इसको, जो भी है, जो भी आप पढ़ते हैं इसको, लेकिन इसका आंसर बताओ कि ये जो लिखा हुआ है और या फिर OR जो भी आप पढ़ोगे, ये इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, फटाफट से, ठीक है, जल्दी से। दूसरा सवाल आ गया आपके सामने, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और इस सवाल का जवाब दे दीजिए। थोरोडिनसोन का आंसर आ गया है सी, कैनोई। बहुत बढ़िया, क्या शानदार आंसर है, कैनोई। कैनोई एक छोटा सा नाव होता है, ठीक है, ऐसा छोटा सा नाव होता है और इसमें जो चप्पू आप लोग कहते हो ना वही होता है। मतलब साइकिल का पैडल मारोगे तो आपको साइकिल चलता हुआ दिखेगा। बाइसिकल को चलाने के लिए पैडल मारना पड़ता है, वैसे ही यहां पर जो है ये OR किसको चलाने के लिए चाहिए? तो ये जो है कैनोई, यानी कि नाव को चलाने के लिए एक छोटा सा नाव होता है, उसको चलाने के लिए चाहिए होता है। तीसरा सवाल, ये सवाल बहुत आसान है कि ईस्ट का संबंध है डायरेक्शन से, मतलब ईस्ट संबंधित है किससे? ईस्ट संबंधित है डायरेक्शन से। तो आपको बताना है कि यहां पर समर का संबंध किससे होगा। यह आसान सवाल आपके सामने आ गया है, थोड़ा सा आसान सा सवाल है। कह रहे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ऐसा क्यों है? आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, शायद आपकी ओर से क्वालिटी थोड़ा कम होगा, ठीक है, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। तो यहां पर ईस्ट का संबंध अगर डायरेक्शन से है तो आप जानते हो ईस्ट डायरेक्शन है, तो समर क्या है? तो समर एक क्या है? यहां पर समर है सीजन।
सीजन मतलब क्या होता है, मौसम, ठीक है, जो भी आप जानते हो मौसम, सीजन, ठीक है। अब अगला सवाल, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, तो आपको बताना है सेम वे येलो रिवॉल्यूशन यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है। अगला सवाल आ गया आपके सामने, पीली क्रांति किससे संबंधित है, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का यहां पर नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये किससे संबंधित है, ये आपको पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से संबंधित है, और ये कहीं ना कहीं 1966 और 1967 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी शायद उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो भी आप देख लीजिएगा बार, तो उस समय ये शुरू हुआ था और ग्रीन रिवॉल्यूशन ये शुरू हुआ। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ ऐसे कई सारे रिवॉल्यूशन आए हैं, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है इसका मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, तो येलो जो है वो है ऑयल सीड से, किससे संबंधित है, यानी पीली क्रांति का संबंध होगा किससे, यह संबंध होगा ऑयल सीड से, यानी कि जो आप तिलहन फसल कहते हो आप, ऑयल सीड मतलब आप कह सकते हो तिलहन, तो ये जो तिलहन यानी तेल जिससे निकलते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल होता है, ठीक है, वैसे तिल का तेल होता है, ठीक है, वैसे ही यहां पर वही है, ऑयल सीड के बारे में यहां पर बात कर रहा है। और वर्गीज कुरियन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, यहां पर व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित, तो ये सब भी आपको जीके जीएस में ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखते हैं, अब देखो क्या सवाल कह रहा है, ये सब उतने काम का नहीं है, सीधा हम सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यानी पांचवा सवाल, मेढक कह रहा है कि मेढक जंप करता है, क्या करता है, मेढक जंप करता है, कभी देखा होगा मेढक ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, अगले ऐसे जंप करता है, तो मेढक को आपने जंप करते हुए जरूर देखा होगा, खासकर बरसात के मौसम में, तो जब बरसात का दिन आता है तो मेढक टर 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 करता है ना, वैसे ही तो टर टर करता है, साथ ही साथ ना वो जंप करता रहता है, एक जंप लगाएगा ना तो दूसरी जगह पहुंच जाएगा, तो वैसे ही मेढक तो जंप करके अपना रास्ता तय करता है, ठीक है, हम लोग वॉक करते हैं या फिर दौड़ सकते हैं, लेकिन कह रहा है स्नेक कैसे चलता है, ये बताना है। स्नेक जब चलता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्नेक चलता है उसको, उसका क्या नाम है, स्नेक के चलने को क्या नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रैग करना, यानी कि खुद को घसीट घसीट करके, यानी कि ऐसे ऐसे घसीट करके वो चलता है, ठीक है। तो ये जैसे फ्रॉग जंप करके चलेगा तो स्नेक कैसे चलेगा, तो वो ड्रैग करके चलेगा, और मछली आता तो मछली कैसे चलता, मछली स्विम करके चलता, ठीक है। अगला सवाल है, जैसे एक्स का संबंध है वुड कटर से, तो स्टेथोस्कोप का संबंध किससे होगा, ओके, तो हम कैमरा जूम कर रहे हैं, हमको सवाल ना जूम करना पड़े इसलिए हम लोग कैमरा ही जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल से कैमरा जूम करवा देंगे थोड़ा। अगला सवाल देखो, एक्स का संबंध है वुड कटर से, तो आपको बताना है स्टेथोस्कोप का संबंध किससे होगा, आपको पता है एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी का कौन प्रयोग करता है, वुड कटर यानी कि लकड़हारा उसे लकड़ी काटेगा, तो स्टेथोस्कोप का संबंध किससे हो जाएगा, यह संबंध हो जाएगा किससे, डॉक्टर से। तो डॉक्टर के पास आप जाते हो तो स्टेथोस्कोप लगा करके वो धड़कन चेक करते हैं ना कि धड़कन ठीक चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या समस्या है, तो वो डॉक्टर यूज करते हैं। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल देखिए, अब आप जूम कर सकते हैं, तो ये जो है लायन का संबंध है डेन से। डेन मतलब क्या होता है जी, फटाफट से बताओ, डेन मतलब क्या होता है, डेन मतलब होता है गुफा, शेर की गुफा होती है, तो यहां पर डेन का मतलब मांद या फिर गुफा जो भी है, तो शेर कहां पे रहता है, शेर रहता है मांद में यानी कि डेन में। तो आपको बताना है रैबिट कहां पे रहता है, रैबिट कहां पे रहता है, यानी रैबिट का जो घर होगा उसको क्या कहोगे आप बताओ। जैसे राजा रहता है, उनका एक पैलेस होता है राजा का, तो वैसे ही मतलब लायन का एक अपना, लायन भी शेर है, शेर भी क्या है, जंगल का राजा है, तो जंगल का राजा है तो उसका डेन में रहता है। तो वैसे रैबिट कहां पे रहता है, तो रैबिट एक बिल खोद करके रहता है जिसको कहते हैं हम लोग बरो, ठीक है, क्या कहते हैं, बरो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल ऐसे हैं जहां पर जीके जीएस, करंट अफेयर और आप देखोगे आपका साइंस का जितना नॉलेज होगा वो सब यहां पे काम आता है जब हम ये एनालॉजी के सवाल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ के ये सब सीख जाओगे, अगर आपका बढ़िया है, बेहतर है, अगर आपका जीके जीएस, करंट अफेयर पे पकड़ है, साइंस पे पकड़ है, तो आप इन सवालों को बना सकते हो। अगला सवाल देखो, नंबर एनालॉजी का सवाल आ गया है, टाइप 2 एनालॉजी से ही सवाल है। अगला सवाल कि देखो 4 का संबंध 40 से है, तो उसी तरीके से 12 का संबंध 120 से है, कुछ नहीं करना है, एक जीरो बढ़ा देना है। तो पूछ रहा है 15 का संबंध किससे होगा, 150 से। बहुत आसान सवाल है, तो आगे बढ़ा रहे। 17 का संबंध है 24 से, 17 का संबंध 24 से कैसे है भाई, फटाफट से। ये 17 देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है 17, अब 17 का जो संबंध है वो किससे है, यहां पे 24, फिर यहां पर एनालॉजी 153 और यहां पर ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से सबको बताना है। करेक्ट आंसर, 100 लोग जुड़े हुए, क्या बात है, लास्ट तक रह जाओगे ना भाई। धारित्री भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, कैसी हो धारित्री, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। अब ये सवाल देखो 17, तो अब सीधा देखो ना, 17 से इसका संबंध बनाने से ज्यादा अच्छा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका संबंध नहीं बनाओ। आप यहां पे देखो 17 नवा के कितना होता है, 17 नवा 153 होता है, तो 24 नवा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर मिलेगा, 24 नवा 9 चौको 36 होता है, लास्ट में 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग डी कैसे दे रहे हो आंसर, ठीक है, डी कैसे आंसर दे रहे हो पता नहीं, बट मुझे तो लग रहा है कि 17 नमा 153, तो 24 नमा कितना हो जाएगा 216, 24 नमा कितना हो जाएगा 216, तो सीधा सीधा 216 इज द करेक्ट आंसर। मोंक मोड कह रहे हैं कि हाय सर, आज तो आप और रजनी सर हमारे सपने में आए थे। अरे वाह, क्या बात है, सपने में आ रहे, अरे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सपने में देख ले रहे हो आप, हो सकता है आपने कुछ सोचा होगा, ठीक है, या क्लास देख लिया होगा सोने से पहले। जब हम कुछ करते हैं ना सोने से पहले, जो सोचते हैं ना वही हमारे सपने में आता है, ठीक है। ये देखो अगला सवाल, अगला सवाल आगे आपके सामने। 12 का संबंध 72 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा? 12 का संबंध 72 से, क्या हो गया? ये हमने नहीं किया, ये क्या हुआ है? नेक्स्ट, अच्छा इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, मैं भी इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर बताइए। 12 का संबंध 72 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा? 12 का संबंध 72 से है, फटाफट से आंसर। आप लोग लॉजिक भी लिख दिया करो, लॉजिक भी लिख दिया करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 छक्का 72 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 छक्का 72, ये तो नहीं होगा 12, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, देखो 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कर दो अगर आप, ठीक है, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। अगर 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 144। अब 144 में अगर 2 से भाग दे दोगे ना, तो आपको कितना मिल जाएगा? 72। वैसे ही 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 36। 36 में 2 का भाग करोगे कितना आएगा? 18। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे, ये रहा अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, इसका आंसर देना। देखो मैंने आपको बताया था कि मुझे सर्दी जुकाम खांसी हुआ है, तो मैं बीच बीच में पानी पीता रहूंगा, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने गर्म पानी में रख लिया हूं और बीच बीच में पीता रहूंगा, ताकि सर्दी जुकाम की वजह से मुझे कोई समस्या ना हो। बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट से। 5 है 42 है, तो 5 8 40 तो 42, 3 8 24, 24 2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहां पे हम कुछ और सोचते हैं। फिर 42 है, 6 7, ठीक है। देखो 5 है, हमको 42 लाना है, तो 5 के आगे देखोगे 6 होता है और 7 होता है, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 से कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। वैसे ही 3 के आगे 2 नंबर क्या होता है? 4 और 5, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर DDLJ इज द करेक्ट आंसर। बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी, 5 चौको 20 और 20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो क्या हमने कहा कि भाई यहां पर 5 लिखा है, तो 5 के आगे के 2 नंबर 6 और 7 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 42 मिलेगा। 3 के आगे का 2 नंबर 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 27 का संबंध है 14 से, तो 66 का संबंध किससे होगा? अगर 27 का संबंध 14 से है, तो आपको बताना है 66 यानी 66 का संबंध किससे होगा? फटाफट से इसका जवाब आना चाहिए। 27 का हम 14 लिख रहे हैं, तो 66 को कितना लिखेंगे आप बताओ? 27 को 14 लिखा है, 66 को कितना लिखेंगे आपको बताना है। 66 यानी 66 को कितना लिखा जाएगा? 2 सत्ते कितना होगा? 14। आप तुरंत बता दोगे भाई, देखो ना 2 सत्ते 14, तो 6 चक्का कितना होगा? 36। लो भाई आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका, अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। कहां गई अवंतिका? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका। अगला सवाल देखो, यहां पर क्या कह रहा है कि अब ये लेटर एनोलॉजी आ गया है। लेटर एनोलॉजी में क्या होता है कि लेटर का रिलेशन दिया जाएगा कि भाई आप देखो कि BEH जो लिखा है, BEH, तो यहां पे देखना ना BEH का रिलेशन किसी खास तरीके से GJM के साथ है और FOT का संबंध KTY के साथ है। इस लॉजिक के अनुसार LIN का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो अगर देखें ये 2 नंबर पे होता है, ये 7 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, तो इसका मतलब 5 5 जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये 12 5 17 17 नंबर पे क्यों होता है? लो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर DDLJ इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ रहा है कि नहीं? जल्दी से आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर दे दो फटाफट से, आंसर दे दो फटाफट से। और वीडियो को लाइक भी करते रहना, जो लोग नहीं किए लाइक कर देना भाई। आपके लाइक, प्यार, मोहब्बत, इसी से हम लोग 8 घंटे आज रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 8 घंटा कैसे रहेंगे बताओ? तो लाइक वाइक करते रहना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल था ये सवाल, देखिए फटाफट से बताइए। यहां पे क्या लिखा है कि गामू GAMU का रिलेशन किससे है? तो यह है JDPX से।
तो अब देखें जरा कि ये कैसे रिलेशन बना हुआ है। तो जी होता है 7 नंबर पे, ये होता है 10 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 24 नंबर पे। ध्यान से देखो कि कुछ नहीं करना है, 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो बाबू, कुछ नहीं करना है, बस 3 जोड़ दो। तो अगर 3 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें भी 3 जोड़ा गया होगा, 12 3 15 होता है। तो हमको क्या बनना है, BRLQ का। तो ये 2 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा। 5 नंबर पे क्या होता है, 5 नंबर पे ई होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अगला देखोगे इसमें 3 जोड़ोगे, 18 में 3 जोड़ोगे 21 आएगा। 21 नंबर पे यू होता है। तो ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आएगा यू, ई के बाद क्या आएगा, यू आएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। 3 आपको जोड़ना है। तो ई के बाद यू कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका अगेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, आंसर एक लय में आ रहा है, एक लय में। सरीना कुमारी बहुत बढ़िया, सालू भी जुड़ चुकी है, गोपाल साहू, महक साहू, संतोष यादव यानी कि निभा, आंचल कुमारी, प्रिया कुमारी, नंदिनी सेन, भारती, विष्णु प्रिया, सबका आंसर आ रहा है भाई, क्या बात है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि JMOP किसी खास तरीके से GJLM लिखा गया है। JMOP को क्या लिखा गया है, GJLM कैसे लिखा गया हम पता कर लेंगे भाई। ये 10 नंबर पे होता है, ये 7 नंबर पे, 13 नंबर पे, 10 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 16 नंबर पे और ये 13 नंबर पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं करना है, 3 आपको माइनस करना है। 13 में से 3 10, 15 में से 3 12, 16 में से 3 घटाओगे 13 आएगा। मतलब 3 आपको माइनस करते चलना है। तो आपको इसका आंसर निकालना है कि भाई DGIJ का क्या होगा। तो आपको पता है 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, यानी हमारे ऑप्शन में ए तो आएगा। ये 7 नंबर में 3 घटाओगे 4 आएगा। 4 नंबर पे क्या आता है, ए हो गया, 4 नंबर पे डी हो गया। तो ए के बाद डी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लास्ट वाले चेक कर लो, 10 में से 3 घटाओगे 7 नंबर, यानी कि G7 होता है। ठीक है, तो लास्ट में जी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका। अच्छा आप हिताक्षी हो, गोपाल ना, ठीक है समझ गया। अगला सवाल ये रहा, नेक्स्ट सवाल। अब ये आसान सवाल है वैसे, इसको कर लोगे आप, बताओ। NEAR को क्या लिखा जा रहा है, EARN, बताओ। ये बहुत आसान सवाल है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर दे सकते हो, इसका सीधा आंसर दे सकते हो। आप देखो बस इंटरचेंज किया जा रहा है, ये यहां पे चला गया, ये यहां पे, यहां पे, यहां पे, काम हो गया हमारा। ये चला जाएगा यहां पे, यानी जी लास्ट में चला जाएगा। तो कहां पे जी है, यहां, यहां नहीं है। ये एल वाला आ जाएगा कहां पे, हाँ ये वाला आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो यानी कि ये वाला फर्स्ट नंबर पे, यानी ओ आएगा सब पहले नंबर पे। तो ओ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर आ गया, क्वेश्चन नहीं सीधा सीधा चैप्टर आ गया है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ए पहला चैप्टर हमारा होता है समाप्त, पहला चैप्टर समाप्त होता है भाई, पहला चैप्टर समाप्त होता है। बहुत खुशी की बात है कि पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगले चैप्टर पे चलते हैं, अगला चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। अब चलो क्लासिफिकेशन को हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं फटाक से। ये रहा अगला चैप्टर, अगला चैप्टर आ गया है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। करो वर्गीकरण, फटाफट से वर्गीकरण करके बताओ कि तबाह करना, कि हम लुट गए तबाह हो गए, वो वाला नहीं, दूसरा है तबाह करना, परेशान करना, तंग करना, दुख देना। कौन सा आंसर होगा बताओ। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बाबू अलग है वही आपका आंसर है, जो अलग है वही आंसर है। तो इसमें देखो कौन सा अलग है, क्या रेवेज अलग है, हरास अलग है, हैरेस अलग है, जो भी आप पढ़ते हो, एनोई अलग है, डिस्ट्रेस क्या अलग है बताओ। जो अलग होगा वही आंसर होगा, जो अलग होगा वही आंसर होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय जय। आंसर दो इसका, अगले सवाल का आंसर दो। चैप्टर नंबर 1 डन। जय जगन्नाथ हिताक्षी साहू, अगर आप उड़ीसा से हो जय जगन्नाथ। सवाल देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 1 है अगले चैप्टर का पहला सवाल, फटाक से आंसर दो। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से। ए इज द करेक्ट आंसर। कोई तबाह कर दे रहा है, आपको खत्म कर दे रहा है, विनाश कर रहा है, खत्म, सब खत्म। लेकिन ये जो है ना, हरास करना, परेशान करना, तंग करना, दुख देना, ये सब ना भावनात्मक दुख है, कि कोई भावना से ठेस आपको पहुंचा रहा है, कि कोई इमोशनली आपको डैमेज कर गया है, वैसा कुछ है। ठीक है, कुछ वैसा है। लेकिन जब हम लोग रेवेज मतलब तबाह करते हैं, मतलब हम फिजिकली सब कुछ बर्बाद कर दे रहे हैं, जैसे यूएसए ने अभी वेनेजुएला को कर दिया, वैसे ही मतलब कुछ तबाह आप कर दे रहे हो। जैसे रसिया ने यूक्रेन को कर दिया, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को किया था, वैसे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये थोड़ा अलग है। अगला सवाल देखो, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दार्जिलिंग में से कौन सा सही होगा, ये बताओ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे जोश बना रहेगा 8 घंटे, टेंशन नहीं लो, 8 घंटे बना रहेगा, 8 घंटे, टेंशन नहीं लो। इस चीज के लिए मैंने तैयार किया खुद को भाई 2 महीने से। आंसर दो। ये तो थोड़ा वो सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। पानी नहीं तो पानी भी पीना नहीं पड़ता बीच बीच में। ठीक है,
जय जोहार, जय जोहार। अगर आप झारखंड से हो, जय जोहार। अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ से हो ना, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये देखो, मध्य प्रदेश आप जानते हो एक राज्य है, ये भी राज्य है, ये सब राज्य है। दार्जिलिंग कहां पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। चाय का बागान यहां पे बहुत मिलेगा भाई, चाय का बागान बहुत मिलेगा यहां पे, ध्यान रखना। कल को पूछे कि बताओ चाय के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो कौन सा? दार्जिलिंग, ठीक है, कौन सा? दार्जिलिंग। यहाँ चाय आपको ना बहुत बढ़िया, यहाँ पे जीआई टैग भी मिला है यहाँ के चाय को, तो कभी जाओ घूमने तो यहाँ के चाय जरूर पीना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है स्नीकर, हुप, चलना और दहाड़ना में से कौन सा अलग है? बताओ कौन सा अलग है, इसमें कौन अलग दिख रहा है? हिल स्टेशन है, बहुत बढ़िया, हिल स्टेशन है, लेकिन हिल का स्पेलिंग आपने गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, स्नीकर, हुप, चलना, दहाड़ना, आंसर क्या होगा? चांदनी, चांदनी, चंदा, गिरी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो। देखो स्नीकर मतलब होता है हिनहिनाना, यानी कि घोड़ा हिनहिनाता है, ठीक है। ये दहाड़ना, शेर जब दहाड़ता है ना उसको कहते हैं भाई रोर कर रहा है शेर, ठीक है। ये स्नीकर मतलब हिनहिनाना, मतलब घोड़ा, घोड़ा जब आवाज करता है ना तो उसको हिनहिनाना कहते हैं। और हुप, हुप मतलब चलना होता है, और हुप मतलब कोई जानवर चलता है तो उसको हुप कहा जाता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, हुप मतलब किसी को पता हो तो बताना। हुप अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़ो। तो यहां पर ना ये देखो, ये तीनों ना जानवरों के आवाज है, मतलब जो शोर करते हैं, जो आवाज निकालते हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों कोई ना कोई जानवर आवाज निकालता है, ठीक है। लेकिन वाक तो कोई आवाज है नहीं, मतलब कोई बोल करके थोड़ी आवाज निकाल रहा है। वॉक मतलब ये तो एक प्रक्रिया है, जब हम लोग चलते हैं तो उसको कहते हैं कि भाई आदमी वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये तो अलग हो गया, जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। ये स्नीकर, वूप और रोर, ये तीनों क्या है? जानवरों के आवाज है जो वो बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, वॉक मतलब आप मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्या क्या करता है? हाइना, कोई जानवर होता होगा, हाइना करके कोई जानवर है, ठीक है। वैसे मैंने कुछ और पढ़ा था बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ये आपको पता समझ में आ गया भाई, ये सब जानवरों की आवाज है, लेकिन वॉक करना कोई आवाज नहीं है, मतलब आप वॉक करना तो एक प्रोसेस है, आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं, मूंगफली, मटर, सरसों में आंसर बताओ क्या होगा? अलग कौन है? अलग कौन है? जो अलग होगा वही आंसर होगा। मंकी करता है हुप, हुप हुप, अरे वो हिंदी वाला हुप नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। सी फॉर चांद के पार चलो। सर पीडीएफ मिल जाएगा, अरे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करो, लास्ट में मिलेगा पीडीएफ, पहले आप क्लास तो कर लो, पीडीएफ हम दिलवा देंगे। अगला सवाल देखो, इसका आंसर क्या होगा? व्हीट मतलब गेहूं होता है, और पीनट मतलब पीनट बटर आपने खाया हो सकता है, मूंगफली, पी मतलब मटर, और मस्टर्ड मतलब सरसों। आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा, जो अलग होगा वही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि मूंगफली जमीन के अंदर उगता है बाबू, ऐसे ऐसे मूंगफली आपने देखा होगा, ये जमीन के अंदर उगता है, लेकिन बाद बाकी सब जमीन के ऊपर उगते हैं। मस्टर्ड हो, मटर हो, गेहूं हो, लेकिन ये जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर उगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, पेन, पेंसिल, कागज और चौक में कौन अलग है? इसका आंसर तो आप तुरंत बता दोगे, इसका आंसर तो आप तुरंत बता दोगे। क्या बात है, 103 लोग जुड़े हुए हो, ठीक है। भागना नहीं है भाई, भागना नहीं है बीच में छोड़ करके, अगर आप भाग गए आज तो फिर आप देख लेना, ठीक है, हमारा आपका कट्टीस हो जाएगा। आसाम के स्टूडेंट जेएनयू में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा, आप कहीं से बिलोंग करते हो उससे मैटर नहीं करता है। बताओ सवाल का आंसर दो, क्या होगा भाई? तुरंत बता सकते हो सर, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कागज होगा। क्यों? क्योंकि कागज पे लिखते हैं, ठीक है, कागज पे लिखते हैं, लेकिन पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, कहां पर? ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो। तो यहां पे कागज इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कोरा कागज था दिल मेरा, ठीक है, लिख के नाम उसने छोड़ दिया। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, हार्ट, फेफड़ा, नाक और लीवर। हार्ट, फेफड़ा, नाक और लीवर, बताओ आंसर, बताओ आंसर, 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 आंसर। नहीं जाएंगे अनुज, अनुज बहुत बढ़िया, जाना नहीं है भाई, छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के चल जाओगे हमारा दिल टूट जाएगा, ठीक है, दिल नहीं तोड़ना भाई, ठीक है, ये भरोसा करते हैं आप पे, दिल नहीं तोड़ना। ये देखो सवाल, हार्ट है, दिल है, फेफड़ा है, नाक है, लीवर है, तो क्या होगा आंसर? नाक होगा, लीवर होगा, फेफड़ा होगा, दिल होगा? अरे भाई देखो, दिल होता है अंदर, अंदर होता है ना दिल, दिल दिखेगा क्या किसी का? वो अलग बात है, आप लोग महसूस कर सकते हो, लेकिन दिल अंदर होता है, ठीक है, फेफड़ा भी अंदर होता है और लीवर भी अंदर होता है। लेकिन एक चीज जो बाहर जो आपको दिखता है सबका, नाक दिखता है, ठीक है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है नाक, ठीक है। और ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी नाक के, मतलब नाक किसी का चौड़ा है, किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, उसी के आधार पर हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं।
और इसी नाक और कान और मुंह का जो बनावट होता है, इसी के आधार पर हम लोग दुनिया में देखोगे कई सारे अलग अलग रेसेस पाई जाती हैं। रेसेस मतलब अलग अलग प्रकार के जाति समूह पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीकन अलग एक रेस है, इंडियन एशियन एक अलग है, ठीक है, वैसे करके यूरोपियन एक अलग है। तो वो वही होता है, नाक कान और मुख ये सब देख करके बताया जाता है कि कौन किस रेस का है, ठीक है, और उसी के आधार पे हम लोग फिर डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। तो आगे देखो, ये अगला जो है करना नहीं चाहिए लेकिन, ठीक है, लेकिन किया जाता है। तो ये जो है वाटर जो है बोतल, तो वाटर का संबंध बोतल से है। जैसे ये है तो इसमें पानी भरा हुआ है बाबू, ठीक है, अभी गर्म पानी है, बाद में ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अभी एकदम जोश में हो, जोश आपका ठंडा हो जाएगा, वैसे ही अभी इसमें भी गरम गरम पानी है और ये पानी भी ठंडा हो जाएगा वैसे। लेकिन आपको जोश ठंडा नहीं करना है, जोश बना के रखना है। और आंसर दो पहले कि अगर वाटर का अगर बोतल से संबंध है, मतलब कि अगर ध्यान से देखोगे ना, तो पानी को रखेंगे हम बोतल में, जाहिर सी बात है, मनी को रखेंगे वॉलेट में, क्लोथ को रखेंगे अलमारी में, लेकिन क्या राइस को रखोगे ईट में? अरे भाई ये उल्टा हो गया थोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। चावल को खाना तो रखना, मतलब चावल को अगर स्टोर करते हैं किसी मतलब ग्रेनरी में तो अलग होता, लेकिन यहां पे डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। जो अलग होगा वही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, पोयम, ठीक है, पोयम 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 भाई, पोएट्री, पोएट है, एक पोएट है और पोएट लिखेगा पोयम, जाहिर सी बात है, पोएट क्या लिखेगा? पोयम लिखेगा, पोएट्री लिखेगा। गोल्ड स्मिथ क्या बनेगा? ऑर्नामेंट यानी कि गहना बनाएगा। सुनार गहना बनाता है ना, वैसे ही फर्नीचर को कारपेंटर बनाएगा। हाँ ठीक है, नहीं 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 ये गड़बड़ हो रहा है। टेलर, टेलर क्या करेगा? क्लोथ सिलेगा, जाहिर सी बात है, सही है, लेकिन क्या फर्नीचर कारपेंटर को बना देगा? नहीं, अरे ये उल्टा हो गया थोड़ा। ये देखो, कारपेंटर बनाएगा फर्नीचर को, कारपेंटर, कारपेंटर बनाएगा फर्नीचर, तो ये उल्टा हो रहा है। तो यानी जो अलग होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डीडीएलजे इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगला सवाल, अभी तो बहुत धुआंधार, बहुत अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, अभी तो ये दूसरा ही चैप्टर शुरू हुआ है। अगला सवाल देखो, पैलेस का संबंध किंग से है, राजा रहेगा महल में, ठीक है, राजा रहेगा महल में और पक्षी रहेगा घोंसला में। देखो पोएट्री बनेगी, एकदम एकदम पूरा पोएट्री है ये। राजा महल में रहेगा, पक्षी घोंसला में रहेगी, गुफा शेर में रहेगा। थोड़ा उल्टा हो गया है, लेकिन गुफा शेर में जा रहा और किसान कुटिया में रह रहा है। तो आपको बताना है इसमें से आंसर कौन सा होगा। आंसर बताओ फटाफट से। आंसर आपके सामने दिख रहा है, आंसर इज सी, सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि राजा रहेगा महल में, पक्षी रहेगा घोंसला में, किसान रहेगा अपने कुटिया में, लेकिन गुफा थोड़ी शेर में रहेगा। गुफा को शेर में थोड़ी घुसा दोगे भाई, शेर जाएगा गुफा में। तो ये उल्टा हो गया थोड़ा, यानी कि ये ऐसे बनेगा अगर इसका रिलेशन बनाओगे कि लायन रहता है केव में, तो देखोगे कि इन तीनों का जो एरो है इधर से आ रहा है, लेकिन इसका इधर से, और जो अलग होता है दैट्स द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कर्नाटक का संबंध बेंगलुरु से है और पटना का संबंध बिहार से है, दिसपुर का संबंध असम से है, तो गांधीनगर का संबंध किससे होगा? आपको बताना है। गांधीनगर का, सॉरी मतलब किससे होगा नहीं बताना है, बताना है कौन अलग होगा। तो अलग बता दो कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि भाई गुजरात का राजधानी होता है गांधीनगर और बिहार का राजधानी होता है पटना और असम का राजधानी दिसपुर। लेकिन अब यहां पे देखो, बेंगलुरु की राजधानी है क्या कर्नाटक? नहीं, मतलब पहले इसमें क्या लिखा है? पहले ना कैपिटल लिखा हुआ है। इन तीनों में क्या है? इन तीनों में पहले कैपिटल लिखा है, बाद में स्टेट लिखा हुआ है। इसमें क्या है? पहले स्टेट लिख दिया है, बाद में कैपिटल लिखा है, यानी कि जो अलग, तो ऑप्शन नंबर ए अलग है। ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, 111, अरे क्या बात है, 111 लोग, मजा आ गया एकदम। अगला सवाल ये देखो, अगला सवाल क्या है? लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो तो अगला सवाल आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे। अब बात मानो कि अगर आप ये पूरा 8 घंटा का क्लास कर लेते हो तो सीयूटी में जितना सवाल आएगा कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, चाहे चली गोली केहू नहीं बोली और आपका केहू नहीं रोकी, एग्जाम में सवाल हल करे से केहू नहीं रोकी, ठीक है। ये देखो सवाल देखो, 122 लोग हैं। अरे क्या बात है, 111 देखा अभी मेरे फोन में, 111 दिख रहा था, 111 से सीधा 22 हो गया, 11 दूना 22 हो गया। अरे क्या बात है, 150 हो जाएंगे क्या? आज बताओ, आज बताओ 150 लोग हो जाएंगे क्या? ए फॉर आम का पेड़, अरे आम, अभी आम का सीजन नहीं है। ये देखो सवाल देखो, 10 देखो, ये क्या होता है? जे होता है 10 नंबर पे। अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहां पे लिख भी सकते हो इसको, JOTY। ये 10 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 25 नंबर पे। बोलो होता है कि नहीं? आपको पता होगा। 10 5 15 5 20 5 25, यानी 5 का सब में अंतर है। अगला देखो, ये 19 नंबर पे होता है, तो आप क्या कर सकते हो? सीधा देखो, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, 19 होता है, 19 5 24, और 24 में अगर 5 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा बता दूंगा बाद में, पहले बता रखा हूं।
फिर 3 मिलेगा, 3 में 5 जोड़ोगे 8 मिलेगा। जी होता है 7 नंबर पे, 7 5 कितना होता है बाबू, 7 5 12 होता है, लेकिन के 11 नंबर पे है, तो कहीं ना कहीं यही वाला थोड़ा अलग लग रहा है, इसको भी चेक कर लो। एक में जब आप 5 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 में 5 जोड़ोगे 11 आएगा, 11 में 5 जोड़ोगे 16 आएगा, यानी इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सब में 5 5 का अंतर है, सब में 5 5 का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जी जे जे एल ई एच एच के ए डी डी जी वी वाई वाई बी, कौन सा आंसर होगा? फटाक से फटाक से फटाक से आंसर, फटाक से आंसर आना चाहिए। देखो आंसर, देखो आंसर, आंसर आंसर देखो, सब में बीच में तो वही है बाबू, सब में बीच में तो वही है, सब सेम है। चेक करो, जी आता है, जी आता है 7 नंबर पे, तो यहां पे 10, तो मतलब 7 3 10, 10 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 और 3 कितना होगा? 13 होगा, ठीक है। तो मतलब कि 13 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है, इसमें चेक करते हैं। तो यहां पे 5 में 3 जोड़ोगे 8, 0 जोड़ोगे 8, फिर 8 में 3 जोड़ोगे 11, यहां पे 1 में 3 जोड़ोगे 4, फिर 4, फिर यहां पर 3 जोड़ोगे 4 3 7, ठीक है। फिर यहां पर जो है 22, 22 में 3 जोड़ोगे 25, 25, 25 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? तो 25 में कहोगे सर 25 में 3 जोड़ने पे तो 25 3 कितना हो जाएगा? 28, 28 हो जाएगा। लेकिन सर 28 कैसे हो जाएगा? तो 22 में 26 घटा दो ना, 26 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। तो ये वाला भी सही है, लेकिन तो आंसर कौन सा बनेगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो 10 3 13, लेकिन यहाँ पे एल लिखा हुआ है और एल 12 नंबर पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर किसी का नहीं आ रहा है क्या भाई? इसका आंसर किसी का नहीं आया क्या? समझ नहीं आया क्या? बताओ बताओ, समझ नहीं आया क्या? नहीं आया क्या समझ में? देखो फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, जी जे जे एल, ये 7 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 12 नंबर पे। अगर आप ध्यान से देखो तो 7 में क्या करो? 3 जोड़ो, यहां पे 0 जोड़ो, और यहां पे कितना जोड़ो? 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 और 2 कितना होगा? 12 होगा। लेकिन और सारे सवालों में जैसे इसमें देखो तो ई एच एच और ये के, तो ई आता है 5 नंबर पे, 8 नंबर पे, 8 नंबर पे, 11 नंबर पे। अगर यहां पे देखो तो 5 3 8, यहां पे 0 जोड़ो, और 8 3 11, यानी कि क्या है? सब में 3, यहां पे 3 फिर 0 फिर 3, इसमें भी वैसा ही है, 3 फिर 0, फिर यहां से जोड़ोगे ना, यहां से कितना आएगा? 3, फिर यहां पे 0, फिर यहां पे कितना? 3, यहां पे भी वैसे है, यहां पे 3 फिर 0, ठीक है, फिर यहां पे 3। लेकिन इस वाले में क्या है? अलग है। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम यहां पे 2 जोड़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो बाबू, अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? LMNO, अरे भाई क्या क्या मजे हैं। देखो LMNO ABCD और BDEF, यही होता है क्या? ABC, इसमें थोड़ा अलग लग रहा है। IJKL, ऑप्शन नंबर डी फॉर DDLJ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, बताओ ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि नहीं होगा? बताइए जल्दी से। देखो अब हमारे पास गिलास भी आ गया है, ये देखो फ्रेश वाला एकदम जूस वाला गिलास आ गया है। हालांकि जूस तो नहीं है, हमारे पास पानी है, पानी भर लेते हैं इसमें। गरम गरम पानी है, गरम गरम। एनालिटिकल रीजनिंग से सवाल ज्यादा नहीं आते हैं, इसलिए मैं एनालिटिकल रीजनिंग नहीं रख पाया हूं, लेकिन वादा है कि अगर मैं 8 घंटे आज टिक गया तो अगली बार 12 घंटे का क्लास आएगा, और 12 घंटे क्लास में एनालिटिकल रीजनिंग भी समाप्त होगा। आज ऑलरेडी 30 चैप्टर हो गए हैं, और जब मैं अगर क्रिटिकल रीजनिंग ऐड करता तो यह क्लास मुझे 12 घंटे से 14 घंटा का लेना पड़ जाएगा, जो कि मैं ले नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि मैं आज तक 8 घंटे का क्लास नहीं लिया हूं। तो पहले मैं 8 घंटे का देख ले रहा हूं कि भाई 8 घंटे में सही से ले पाता हूं कि नहीं ले पाता हूं। अगर 8 घंटे में आज अच्छे से ले लिया तो अगली बार 12 घंटे का क्लास आएगा, और फरवरी के महीने में आएगा, डेट हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ये क्या है? अगला सवाल, चैप्टर अब समाप्त हो रहा है, ये दूसरा चैप्टर समाप्त हो रहा है। SX, देखो यहां पे जल्दी से, SXHP, ये होता है 19 नंबर पे, ये होता है 24 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 16 नंबर पे। जल्दी से ध्यान से देखोगे तो यहां पे बाबू कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, 24 और जोड़ो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो यहाँ पे ये S और H क्या होते हैं? दोनों अपोजिट होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना कि ये दोनों अपोजिट होते हैं। याद करवाया था कि नहीं बताओ? A to Z, मतलब A और Z अपोजिट होते हैं, BOI दोनों अपोजिट होते हैं, CIX दोनों अपोजिट है, C और X दोनों अपोजिट, DEW ड्यू, FEU फ्यू, F और U दोनों अपोजिट होते हैं। याद करवाया था कि नहीं? GT रोड याद करवाया था कि नहीं? ठीक है, LOVE याद करवाया था कि नहीं? सुनो याद करो, LOVE, L और O दोनों अपोजिट, V और E दोनों अपोजिट, वैसे S और H दोनों अपोजिट। तो 24 में से कितना घटा दें बाबू? 16 मिल जाए, बता दो। तो आप कहोगे सर 8 घटा दो ना, 8 घटा दो तो मिल जाएगा। वैसे यहां पर देखो, ये U है, फिर Z है, F है, फिर क्या है यहाँ पे R है। तो U का क्या होता है? FEU, अभी तो बताया दोनों अपोजिट होता है। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट। और यहाँ पे ये 26 और ये 18, इसमें से देखो 8 घटा के देखो 18 मिल रहा है। तो कहोगे सर बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये दोनों तो सेम ही है। इसको चेक करो जल्दी से,
तो इसको अगर चेक करें एस सी सी और यू, तो यहां पे x और c दोनों अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 नंबर पे और ये 21 नंबर पे, इसमें 8 घटाओ, क्या हमको 21 मिलेगा? चेक करो जल्दी से। तो 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? -5। आप कहोगे सर -5 आ गया तो गड़बड़ हो गया। अरे कोई बात नहीं, इसमें 26 जोड़ दो, 26 जोड़ दो, 26 जोड़ोगे कितना आएगा? 21 आएगा। और 21 नंबर पे क्या है? u है। तो ये तीनों तो सेम है, लेकिन अगला वाला चेक कर लो जरा, अगला वाला। तो v का d होता है क्या? अरे नहीं भाई, v का d अपोजिट नहीं होता है, सब चेक करने की जरूरत नहीं थी। v और d अपोजिट होने चाहिए थे, बट d का अपोजिट w होता है, v नहीं होता है, इसलिए d इज द करेक्ट आंसर। इसमें इतना काम करने की, तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर मिल जाता। अगला सवाल देखो, नंबर क्लासिफिकेशन आ गया है, वह चुने जो बाकी 3-4 से अलग है। अगर आप मैथ पढ़े हो, इस सवाल का जवाब दे सकते हो। अगर आप मैथ पढ़े हो हमारे साथ, नंबर सिस्टम, इसका जवाब दे सकते हो। डीजे वाले बाबू थोड़ा गाना बजा दो, लेकिन हम लोग बजा नहीं सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आपको ना बढ़िया नंबर लाना पड़ेगा, लगभग 300 प्लस, 300 प्लस। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, दुल्हनिया रहनी भी तो चाहिए। तैयार? अगला सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो। √3 और ये 0 पॉइंट समथिंग है। सवाल का आंसर दो, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अरे प्रतीक्ष मिश्रा, ऐसे कैसे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है? अंकिता पाल का ऑप्शन नंबर सी। काजल सेजल, क्या नाम है आपका? ऑप्शन नंबर ए। सौम्या मिश्रा, आंचल सरेना ए। सोनू गुप्ता ए आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सॉरी सी आ रहा है। प्रियंका कुमारी ऑप्शन नंबर ए। तान्या, ठीक है, आओ आंसर लाओ। क्या होगा आंसर क्या होगा? अरे भाई बताया था, √3 क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, p/q के रूप में। ये भी देखो क्या है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको भी आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। पाई तो खुद इरेशनल नंबर है, इसको भी नहीं लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि ये क्या है, 0.45 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो p/q के रूप में, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी समझ सकते हो कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो अलग होगा वही आंसर होगा, जो अलग होगा वही आंसर होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 743, 741, 716, 729। मैं आंसर इसका बता दे रहा हूं भाई, ये तीनों कुछ नहीं, ये देखो क्यूब नंबर है, 981, 729। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल, इसका जवाब दो आप। 17th नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दोगे। कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अरे वाह, डी आ रहा है, अरे क्या बात है। 1728 होता है 12 का क्यूब, ये होता है 11 का क्यूब, और ये 13 का क्यूब होता है। आप देख लेना, 169 में क्या करो, 13 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 नमा 27 का 7, 2 16 3 48 2 50, 169 यहां पे आ जाएगा 7 और 9 और 6 5 11 का 1 हासिल 2। देखो ठीक है, आ गया ना। तो ये 13 का क्यूब है, यानी कि 3 संख्याएं तो क्यूब है, लेकिन 2548 किसी का भी क्यूब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ना कि डी। आप में से कई लोग डी दे रहे थे, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, 5/10। सवाल ऐसे देख लो, वैसे शायद समझ में नहीं रहा हो। 5/10, 1/4, 2/3 और 11/13 में कौन सा अलग है? कौन सा अलग है आपको यह बताना है, और जो अलग होता है बाबू आप जानते हो, वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा आंसर होता है। सवाल देखो, सवाल देखिए और आंसर दे दीजिए, जरा सा दे दीजिए आंसर। क्या होगा? तो आप देखोगे कि भाई सारे के सारे जो भिन्न है, सारे के सारे जो भिन्न है वो कहीं ना कहीं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एक्सेप्ट 5/10। क्यों? क्योंकि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कट करके 1/2 आना चाहिए था, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका। ये सवाल देखो, 6341613854231652, इसका आंसर आपको बताना है। सर एमएससी जूलॉजी में मैथ और रीजनिंग आती है क्या? अरे नहीं भाई,
एमएससी का अलग होता है, एमए एमएससी में ये सब नहीं आएगा। आप पीजी के लिए तैयारी करो, ठीक है, एमएससी में नहीं आएगा ये सवाल। ये यहां पे देखो, ये यूजी के लिए है। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड में आते हैं, कॉमन बीएड में, तो उसके लिए आप कर सकते हो। सवाल देखिए, जरा सवाल देखो क्या कह रहा है। अब इसमें कैसे करोगे, दो ठो सम है, 200 सम विषम वाला मत लगाना यार। आप लोग क्या करते हो, सम विषम देखते हो, उससे क्या होता है कि कई बार आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। सम विषम इतना आसान होता है कि वैसा सवाल पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, यहां पे 6 3 9 9 4 13 13 और कितना होगा 14, यानी सबको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। 6 1 7 7 3 10 10 8 8 कितना 18 आ जाएगा। 5 4 9 9 2 11 11 3 कितना आएगा 14। 6 1 7 5 12 12 2 कितना होगा 14। यानी कि बी वाले का जब डिजिट सम करोगे तो कितना आएगा 18, तो 18 अलग है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा चैप्टर भी होता है समाप्त। लो जी हां, दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत क्या बोलूं क्या बोलते हैं उसको, बहुत क्या बोलते हैं यार, छोड़ो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। इतनी क्या लिख रहे हैं, कोबरा क्या यार, थोड़ा पढ़ाई कर लो, हाँ थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। ये है, ठीक है, बी फॉर फिर आ गया। तो 2 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर का आगाज किया जा रहा है। एक बार फिर से हर हर महादेव, शक्ति चाहिए आज बहुत ज्यादा, ऊपर से शक्ति भेजते रहिए, ठीक है। देखो यहां पे तीसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया। तीसरा चैप्टर का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बढ़िया चैप्टर, मजेदार चैप्टर। देखो अगला सवाल देखो, तीसरे चैप्टर का पहला सवाल, अगर इंग्लिश अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सीधा क्रम में नहीं बाबू, उल्टा क्रम में लिखना है। अगर आप इसको उल्टा क्रम में लिख देते हो तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। जवाब चाहिए, दुनिया जवाब मांगता है, कोर्ट मांगता है सबूत, वैसे ही दुनिया मांगता है आपसे जवाब, वैसे ही एनटीए आपसे मांगता है जवाब। सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, ठीक है। आंसर दो भाई, आंसर दो। आंसर। चलो सवाल का आंसर कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। हमने कहा था कि जब हम लोग अल्फाबेट को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स, अब वो तो क्या हो सकता है कि आप यहां से लिख सकते हो, चलो जेड हो गया, फिर यहां पे आपने वाई लिख दिया, फिर ऐसे एक्स लिख दिया, ऐसे करके यहां पर आपने बी ए लिख दिया, ऐसे आप रिवर्स कर लोगे, फिर आप काउंट करके जोड़ तोड़ करके निकाल सकते हो। लेकिन हमने क्या बताया था, हमारा तरीका देखो, हमारा तरीका था कि भाई जब कहा जाए कि बैकवर्ड ऑर्डर में आपको लिख दिया जाए, मतलब कि पहले होता था ए टू जेड, लेकिन अब नया पैटर्न ये वाला बन गया है, जेड टू ए हो गया है, बैकवर्ड लिख दिया गया है। तो जब बैकवर्ड लिख दिया जाएगा तो हमने ऐसा कहा कि जब भी बैकवर्ड वाला सवाल आ जाए कि पूरे अल्फाबेट को ही आपने रिवर्स कर दिया, बैकवर्ड कर दिया है, तो जब बैकवर्ड लिख दोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली कि जहां पे राइट लिखा है उसको बना दो लेफ्ट, और जहां पे लेफ्ट लिखा है उसको बना दो राइट। क्योंकि राइट का उल्टा क्या होगा, अगर राइट का अपोजिट देखोगे तो लेफ्ट होगा, और लेफ्ट का अपोजिट राइट होगा। अब क्योंकि आपने पूरे अल्फाबेट को ही रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो आप ऐसा करो ना, जहां पे राइट लिखा था उसको लेफ्ट कर दो, और जहां पे लेफ्ट लिखा हुआ है उसको राइट कर दो। अब सवाल को सॉल्व कर दो। सवाल क्या पूछ रहा है कि भाई यहां पर आपसे ये पूछ रहा है, व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द राइट, क्योंकि राइट बना दिया, राइट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से, यानी कि अगर हिंदी पढ़ोगे तो लेफ्ट से थर्ड के राइट में 13th लेटर। अब हमने और भी एक चीज आपको बताया था कि जब दोनों अलग अलग हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है किस एंड से पूछा जा रहा है, और क्योंकि दोनों अलग अलग है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 13 और 3 16 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 16 नंबर पर क्या होता है, पी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। पी होगा आंसर, पी होगा आंसर, पी, ठीक है, पी इज द करेक्ट आंसर। अरे प्लेलिस्ट फॉलो कर लो भाई, फॉलो कर लो प्लेलिस्ट। रफ्तार सीरीज में हमने सारा पढ़ा दिया है, सारा लगभग रीजनिंग का बहुत सारा चैप्टर खत्म हो गया है, और ये कर लोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ये कर लो कुछ नहीं बचेगा। पीजी के लिए पीजी बीएड के लिए है। अगला सवाल देखो, पीजी बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th मैटर लिखा है, मैटर हो गया भाई, देखो मैटर हो गया थोड़ा, लेकिन मैटर नहीं होना चाहिए, लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में आपसे पूछ रहा है कि बताओ जरा, अब ये ना, ये रिवर्स नहीं किया है, अपने नॉर्मल है कि इसका जो पैटर्न देखोगे तो ए से शुरू होगा और ये जेड पे जाकर के खत्म होगा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा
बाई ओर से यानी कि लेफ्ट से 8वें लेटर के दाई में यानी कि राइट में 7वां लेटर होगा। बहुत आसान सवाल है, इजीएस्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट यहां पे लिख लो, और क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो हमने कहा था दो अपोजिट चीजें क्या करती भाई, एक दूसरे को जोड़ लेती हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं दो चीजें जो अपोजिट होते हैं। तो जब अपोजिट हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेफ्ट और राइट अपोजिट है। 8 7 क्या होगा, 15 होगा। तो जब अगर 15 हो गया तो लेफ्ट से 15 नंबर पर क्या होता है, अरे क्या पूछा था, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर और दाईं ओर से 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। अच्छा ये पूछा है, ओहो यहां पर क्या पूछा है बाबू, देखो यहां पे पूछा है, मैं सवाल पूरा नहीं पढ़ा, देखो यहां पे ना अक्षरों की संख्या पूछ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं ए बी सी डी ई एफ, मैं पूछूं कि ए और एफ के बीच में कितने अक्षर हैं, ए और एफ के बीच में कितने अक्षरों की संख्या बताओ, तो आप गिनोगे 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है। वैसे ही आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से, तो बाईं से 8वां और राइट से 7वां, बाएं से 8वां और राइट से 7वें के बीच कितने अक्षर है, ये आपसे पूछ रहा है। हमने ऐसी स्थिति में कहा था कि ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, आपको सब्र से काम लेना है। सब्र कैसे रखना है, तो आप इस राइट को क्या कर दोगे, लेफ्ट में बदल दोगे। और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हमने बताया था कि लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। और अगर ये 27 आएगा तो इसको लेफ्ट में चेंज करोगे तो क्या होगा, राइट से पोजीशन अगर 7 है तो लेफ्ट से कितना होगा, 27 - 7, यानी कि लेफ्ट से कितना होगा, 20वां पोजीशन हो जाएगा। अब हमें पता है कि अब हमको इसका आंसर कैसे निकालना है। आंसर निकालने के क्या करोगे, लेफ्ट माइनस लेफ्ट माइनस 1, बस इतना ही करना है। अगर आपको नंबर ऑफ लेटर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन गिवन टू लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन टू गिवन लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट अगर आपको निकालना है, आपको सिंपली क्या करना है, बड़े में से छोटे घटा दो, 20 में से 8 घटा दो, फिर 1 घटा दो, तो 20 में से अगर कितना घटा दोगे, 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, आगे की अल्फाबेटिकल सीरीज में दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर यानी कि मतलब अपने नॉर्मल पैटर्न में लिखा हुआ है, A to Z लिखा हुआ है, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपको देना है, इस सवाल का आंसर आपको देना है। बी फॉर भानुमति, बहुत बढ़िया, भानुमति भी आ चुकी है, क्या बात है, क्या बात है, भानुमति भी हमारे क्लास में आ चुकी है। मैग्नेट जैसा जुड़ जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पी होगा, क्या बात है, बहुत सही। आंसर 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 एस फॉर श्रवणिका इज द करेक्ट आंसर, क्या बात है, एस इज द करेक्ट आंसर, यस इज द करेक्ट आंसर, यस यस यस। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखो क्या कह रहा था कि आगे की अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब फॉरवर्ड पैटर्न में लिखा हुआ है, दाएं ओर से 12वें, तो राइट से 12वें के राइट में दाएं ओर चौथा अक्षर, ठीक है, तो राइट से चौथा अक्षर हो गया। तो अब देखो कि 12 से 4, हमने कहा था जब सेम सेम चीजें आ जाए, देखो अगर अपोजिट चीजें आ जाएंगी तो जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर दो सेम सेम चीजें आ गई तो भाई रिपल्सन हो जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे। तो जब दूर दूर जाएंगे मतलब घट जाएगा, यानी 12 में से 4 घटाओगे, तो राइट हैंड से पूछ रहा था 12 में से 4 घटाओगे 8। अब राइट से हमको कुछ तो पता होता नहीं है, हमको कुछ नहीं आता है सर, हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे। और अभी बताया लेफ्ट में चेंज कर लिए हम क्या करते हैं, 27 में से दी गई चीज को हटा देते हैं। तो 27 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 19 आएगा। और लेफ्ट से 19वें नंबर क्या होता है, एस होता है, एस फॉर सन इज द करेक्ट आंसर, एस फॉर वॉइस, वॉइस, अरे
वॉइस मैंने बीच में बोलना बंद कर दिया था, मैंने सोचा कि बिना बोले आपको समझा के देखते हैं, लेकिन आप लोग बिना बोले नहीं समझ पाते हो, कोई बात नहीं, मैं उस समय नहीं बोल रहा था, जानबूझ के नहीं बोला था, मैं सोचा कि चलो इस बार म्यूट होकर के आपको सिखाते हैं, बट कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आ गया है, अंग्रेजी वर्ड वाले बाईं ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर निम्न से कौन सा होगा, फटाफट से बताओ। बाईं ओर से क्या है, लेफ्ट से बाईं ओर से छठा अक्षर यानी कि 6 लेटर के दाईं ओर यानी कि राइट में 14th लेटर कौन सा होगा, 14th लेटर कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आपको पता है कि लेफ्ट एंड से पूछ रहा है यानी कि बाईं ओर से, तो लेफ्ट आ जाएगा यहां पे। अब क्योंकि दोनों अलग अलग है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 14 और 6 कितना होगा 20, और लेफ्ट से 20वें नंबर पे क्या होता है, टी इज द करेक्ट आंसर, टी फॉर टी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला सवाल, इंग्लिश अल्फाबेट में ध्यान रखिएगा, सवाल ध्यान से पढ़िएगा कि इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स एंड सो इज द सेकेंड हाफ, मतलब पहला हाफ सेकेंड हाफ दोनों ही उलट दिया गया है, देन विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अभी ये वाला कहानी अभी आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, अभी आप इतना पढ़ो, व्हेन विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट से 12वें लेटर, लेफ्ट से 12वें लेटर के राइट में 7th लेटर आपसे पूछा जा रहा है। यही है कि यहां पर कह रहा है कि दूसरे आधे को उलट कर दो, तो बाईं ओर से 12वें, बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, राइट साइड में 7वां लेटर कौन सा होगा। तो आप देख लो फटाफट से, अब क्योंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट एंड से पूछ रहा है, लेफ्ट यहां पे आ जाएगा, अब दोनों अलग अलग है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट से कौन सा आ जाएगा 12 और 7 कौन सा हो जाएगा 19। तो क्या हमारा 19 करेक्ट आंसर होगा, नहीं 19 मतलब कई लोग एस मार देंगे, लेकिन एस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक होता है, ए से लेकर के एन तक, कहां तक, एम तक, ए से लेकर के एम तक, यानी कि 1 से लेकर के 13 तक होता है, फिर एन से यानी कि 14 से लेकर के 26 तक होता है हमारा सेकेंड हाफ यानी कि जेड तक। तो ये होता है 14 से लेकर 26 तक सेकेंड हाफ। तो ये इधर हो गया फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकेंड हाफ। हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, यानी एम यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया, और इसको भी रिवर्स कर दिया, जेड यहां पे आ गया और एन यहां पे। तो नया जो पैटर्न है वो ये वाला पैटर्न है। तो क्या हम करें बताओ, देखो, तो जब भी ऐसा कहे कि भाई फर्स्ट हाफ उलट दिया जाए, फर्स्ट हाफ उलट दिया जाए, और जो यहां पे आपको लेफ्ट से जो नंबर मिल रहा है वो अगर फर्स्ट हाफ में मिल रहा हो तो उसको आप 14 में से माइनस करके फिर आंसर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सेकेंड हाफ में चला जाए तो इसको आप 40 में से माइनस करके आंसर निकालते हो। तो क्योंकि 19वां जो लेटर होगा लेफ्ट से 19वां, वो सेकेंड हाफ में चला जाएगा, किसमें, सेकेंड हाफ में चला जाएगा। अब क्योंकि सेकेंड हाफ में है तो आंसर निकालने के लिए हमको इसको 40 में से माइनस करना होगा। 40 में से माइनस करोगे 21 आएगा, और 21 नंबर पे जानते हो बी आता है, यू गिव मी 21 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, हिंदी में मत बोलना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। अगला सवाल है, जब अंग्रेजी अल्फाबेट को बाएं से दाएं लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर होगा। अंग्रेजी अल्फाबेट को बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं मतलब वही ए से लेकर के जेड तक सही क्रम में लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ जरा कौन सा अक्षर बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से 12वें के दाएं में यानी कि राइट में 5वां होगा। अरे आप जानते हो लेफ्ट यहां है, लेफ्ट यहां आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों अलग अलग है, क्या है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 और 7 कितना होगा, 12 और 5 कितना होगा 17, और लेफ्ट से 17 नंबर पर क्या होता है, क्यों होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने, इफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर कम्स इन द मिडिल ऑफ द 13th एंड द 25th लेटर। सवाल क्या है, सवाल आपसे कह रहा है कि हमने क्या किया कि इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स में लिख दिया। क्या कर दिया, रिवर्स यानी कि उल्टा लिख दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लेटर बीच में आएगा। तो जब भी हमको दो दिए गए लेटर्स के बीच वाला लेटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन ये तब मिलता है जब नॉर्मल दिया हो, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न में हो हमारा, यानी ए से लेकर के जेड तक लिखा हो। लेकिन ये क्या है, ये रिवर्स ऑर्डर में यानी कि जेड से ए लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसमें अंतर होगा, ठीक है। ये हम मिडल लेटर जब निकालना होता है, मिडल लेटर, ठीक है, जब मिडल लेटर निकालना होगा तो आप ऐसे यानी कि ऐसे निकालते हो।
यानी कि दोनों लेटर का लेफ्ट से पोजीशन निकाल करके आप 2 से भाग दे देते हो, आंसर निकल जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कह रहा है कि भाई यहां पर दिया ही नहीं गया कि लेफ्ट से है राइट से, कुछ नहीं, बस 13 और 25 दिया है। तो ऐसा करो ना, 13 और 25 को आप जोड़ दो तो कितना आएगा, 13 और 25 को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। तो 13 और 25 को जब हम जोड़ेंगे 2 से तो कितना आएगा, 5 3 8, ये 3 38 आ गया, ठीक है, बटे 2 आ गया। तो 38/2 मतलब कितना आ गया, 19 आ गया। क्या ये 19 आंसर होगा? नहीं भाई, हम क्या है, क्योंकि यहां पे नहीं दिया गया है ना कि कौन सा पोजीशन है, तो हम मान के चल रहे हैं कि लेफ्ट से 19वां लेटर हमने निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा आंसर लेफ्ट से 19वां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया गया है, तो हमारा आंसर राइट से 19वां लेटर होगा। राइट से 19वां मतलब आप अगेन इसको लेफ्ट में बदलोगे, यानी कि 27 - 19 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 9 17 होता है ना, 8। तो 8 नंबर पर क्या होता है, एच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है सबका। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, घर पे बैठोगे और आप क्या करोगे, उल्टा लिखोगे, मतलब ऐसे लिखोगे, ए से लेकर के ABCDEFGHIJKLMNOP और इधर QRSTUVWXYZ, ऐसे जेड तक लिखोगे। और आपसे कह रहा है कि विच लेटर कम्स 13 लेटर एंड 25th लेटर, यानी कि इधर से 13 देख लेना और फिर 25th लेटर दोनों देख करके बीच में देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नहीं दिया गया कि किस डायरेक्शन से, तो आप मान लेना कि लेफ्ट डायरेक्शन से। ठीक है, क्योंकि जब दिया नहीं गया तो लेफ्ट ही मानना पड़ेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। सवाल देखिए क्या है, फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीरीज में बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट से 19वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट में छठा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है, अब दोनों क्योंकि सेम सेम हो गए, तो जब सेम सेम हो जाएंगे तो हमने क्या कहा था कि जब सेम सेम हो जाएंगे ना तो आपको घटाना पड़ेगा, और ये लेफ्ट तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जिस एंड से पूछा जाता है उसको नीचे ले आते हैं। 19 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 19 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 13 6 19। तो 13 नंबर पे क्या होता है हमारे पास, एम होता है। एम इज द करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड पैटर्न में पूछ रहा है ना, फॉरवर्ड पैटर्न एमबीए के लिए, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है एमबीए के लिए, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमबीए में तो रीजनिंग भर भर के पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, मैथ भी पूछा जाता है। तो बहुत जरूरी है यार, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स भी बनाए, अगर आप बना पा रहे हो नम्रता तो जरूर बनाओ, अगर बना पा रहे हो तो जरूर बनाओ, क्योंकि टाइम कम मिल रहा है। तो आप हो सकता है कि आप इसको लिख ना पाओ, लेकिन आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है। जो मैं करवा रहा हूं, आप क्या करो, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो अल्फाबेट टेस्ट मेरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट, तो आप क्या करो, अल्फाबेट टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 डालो। जो मैं तरीका बता रहा हूं बस वो तरीका, वो मतलब जो आप सॉल्व कर रहे हो, या तो खुद से कर रहे हो, या तो मेरा तरीका नहीं आ रहा है तो मेरा तरीका देखोगे, उसको आप यहां पे नोट करोगे, बस इतना ही करना है। आपको कुछ भी सवाल, ये ऑप्शन कुछ भी यहाँ पे नोट करनी होती है। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम, सॉरी हमारे एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे जाकर के वहां से सब डाउनलोड कर लीजिएगा। बीएलएलबी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच ही नहीं सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बीएलएलबी तो इसके बिना निकल ही नहीं सकता है, लिख के दे रहे, नहीं निकलेगा इसके बिना। अगर आप पूरा छोड़ दो, एक भी सवाल रीजनिंग का ना बनाओ, नहीं निकलेगा बीएलएलबी, निकल ही नहीं सकता है। बीएलएलबी का एग्जाम निकालने के लिए अगर आप एयू का बात करो, चाहे आप बीएचयू की बात करो, जो कि 2 मेन यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बीएलएलबी के लिए काफी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा, और उसमें रीजनिंग से बहुत सारे सवाल आते हैं। अब जब बहुत सारे सवाल आएंगे तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जो बच्चे बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है भाई, देखना ही पड़ेगा। लास्ट तक देखो, नोट बनाना है तो नोट्स भी बनाते रहो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के पहले आधे हिस्से को उलट दिया जाता है, पहले आधे हिस्से को उलट दिया जाता है बाएं सिरे से 7वें अक्षर, बाएं सिरे से यानी कि लेफ्ट से 7वें अक्षर, लेफ्ट से 7वें अक्षर, तो बाएं सिरे से 7वां लिख दिया, इसके बाद लिख दिया हमने दाएं से यानी कि राइट से 12वां लिख दिया। कह रहा है अब पहले ये हल कर लो, पहले ये हल कर लो, ठीक है, क्योंकि पहले आपको आधा किया है ना, अब इसको बाद में, इसका काम बाद में होगा, पहले आप इसका काम करो। तो लेफ्ट है, लेफ्ट यहां पे आए, दोनों अलग अलग है तो तरीका क्या बताया, दोनों अलग अलग रहेंगे, जुड़ जाएंगे, तो 7 और 12 कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 12 7 19, 12 7 19, क्या 19 आंसर होगा, जल्दी से बताओ। क्या कहा है कि अगर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले आधे हिस्से को उलट दिया जाता है, तो पहला आधा हिस्सा कहां से कहां तक होता है, ए से लेकर के एम तक होता है पहला आधा हिस्सा, यानी 1 से लेकर के 13 तक, दूसरा आधा हिस्सा 14 से लेकर के 26 तक, यानी कि एन से लेकर के जेड तक होता है, यानी इसको उल्टा कर दिया है, यानी इसको उलट दिया गया है, तो अब ये ऐसा बन गया है, कैसा बन गया है, ऐसा बन गया है, ऐसा, ठीक है, यहां पे ये एम रहेगा, ठीक है, ऐसा बन गया है। तो जब ये ऐसा बन गया, अरे यार गड़बड़ हो रहा है, ए रहेगा यहां पे ना, ए रहेगा, तो ये ए, यानी कि अब ये ऐसा ना होकर के ऐसा बन गया, और ये वाला तो ऐसा ही है, क्यों,
क्योंकि सिर्फ फर्स्ट हाफ को उल्टा गया है, तो इसको हमने अपोजिट कर दिया है। फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया, अपोजिट लिख दिया। तो जब हमने इसको अपोजिट लिखा, तो 1 से लेकर के 13 तक, तो अगर लेफ्ट से हमको जो भी नंबर यहां पे मिल रहा है, अगर लेफ्ट से 1 से लेकर के 13 के बीच में मिलता तो हम उसको 14 में से माइनस करके आंसर निकालते। लेकिन क्योंकि ये तो 19 है और ये तो सेकेंड हाफ में चला जाएगा, 14 से लेकर के 26 तक सब सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ तो एज यूजुअल जैसा था वैसा ही है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें से आपको कहीं घटाने वटाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा लेफ्ट से 19वां नंबर पर क्या होता है, एस होता है, तो एस इज द करेक्ट आंसर। एस फॉर सन इज द करेक्ट आंसर। सर राइट से, अगर राइट से बीच में पूछे, राइट से जब पूछेगा, मान लो कि पूछे कि राइट से 10वां और राइट से 20वां लेटर के बीच में बताओ कौन सा लेटर होगा। कुछ नहीं करना है, राइट को बदल दो लेफ्ट में, राइट को उल्टा कर दो। कैसे करोगे, उल्टा करने के लिए 27 - 10 यानी ये कितना हो जाएगा 17। इसको उल्टा करोगे कैसे, लेफ्ट बराबर कितना होगा 27 - 20 बराबर कितना होगा, ये 7 हो गया। देखो 17 और 7, तो कैसे निकालोगे, यहां आ गया लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, यानी कि क्या ये कहा था 17 प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 17 और 7 कितना होता है 7 और 14 बटे 2, यानी कि कितना होगा 12 नंबर पे क्या होता है, 12 नंबर पे होता है हमारा एल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। तो ये आर जब भी राइट से दिया जाएगा उसको लेफ्ट में आप चेंज करोगे। ठीक है, फिर लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 करोगे, क्या हो गया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल आ गया है। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ लेटर एम। अब जब ऐसा सवाल आ जाए जहां पे लेटर का नाम दे दिया जाए, पहले लेटर का नाम नहीं दिया जा रहा था, जब नाम दे दिया जाएगा तो आपको लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिक लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहोगे, गड़बड़ कर जाओगे, इसलिए मैं हमेशा ऐसे सवालों को लिख करके बनाता हूं। देखो, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, तो बैकवर्ड ऑर्डर का क्या मतलब है कि ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमने रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट को लिख दिया है, अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। तो कह रहा है कि जब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ लेटर एम। तो लेटर एम जो होगा, लेटर एम यहां पे है, इससे लेफ्ट में, लेफ्ट ये वाला साइड होता है, तो 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पे यानी यहां से लेफ्ट में 5वें नंबर क्या है, आर है, तो आर इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर यहां पे आपने तरीका क्यों नहीं अप्लाई किया। तरीका आपने क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि तरीका जब हम अप्लाई करते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एम को हम लोग लेफ्ट से लें कि राइट से लें, समझ नहीं आता है, इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट करोगे, जब लेटर यहां पे लिख देगा ना, नाम दे देगा, तब लिख करके ही करना है, तुरंत कर लेना है। आप तरीका जानते हो, कोई समस्या आपको नहीं होगा। अगला सवाल यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर वर्ड प्रॉब्लम। ये क्या कर रहा है कि अगर एक्वायर शब्द के सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कितने अक्षरों की पोजीशन बदल जाएगी। कई बार सवाल में पूछते हैं आपसे सीयूटी में कि भाई बताइए कौन सा नहीं बदलेगा, यहां पे पूछ रहा है कौन सा बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो लिखा गया है ए सी क्यू यू आई आर ई, जो लिखा गया उसको पहले लिख दो, और देन आप कहो कि भाई शब्द के अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब अल्फाबेट के ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन आता है बताओ। सबसे पहले आता है कौन, ए के बाद क्या आएगा, बी है नहीं है, सी आएगा, सी के बाद डी के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई आएगा, आई के बाद क्या है, जे के एल एम एन कुछ नहीं, ओ पी क्यू आएगा। ठीक है, क्यू के बाद आर के बाद यू सबसे लास्ट में। अब कह रहा है कि कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन बदल जाएगी। तो ए तो अपने ही जगह पर, इसका पोजीशन नहीं बदला है, तो इन दोनों का पोजीशन नहीं बदला है, लेकिन इसका पोजीशन बदल गया, इसका पोजीशन बदल गया, इसका पोजीशन बदल गया, इसका पोजीशन भी नहीं बदला है। यानी कि 3 जनों का तो पोजीशन नहीं बदला है, लेकिन 4 जन का पोजीशन बदल चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 घंटे हो गया, क्या बात है। अरे रोहित जी एमबीए के लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है सेशन, सुपर इंपॉर्टेंट। कितनी बार मैं बताऊं, अभी तो बताया था, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में रीजनिंग पूछा जाता है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़िए बढ़िया से, मन से ध्यान लगा करके। अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया, 4 लोग चेंज नहीं हो रहे। देखो कुछ लोग धरती पर भी होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, कभी चेंज नहीं होते हैं कुछ लोगों के लिए, बस। वैसे चेंज तो हर चीज में होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भावनात्मक रूप से दूसरे के लिए वैसा ही सोचते हैं जैसा 10 साल पहले सोचते थे, कभी नहीं बदलते। जैसे आपकी मां बचपन में आपसे उतना प्यार करती थी, आपका भला चाहती थी, और आज भी उतना ही प्यार करती है, उतना ही भला चाहती है। ठीक है, तो ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है,
एम्पलीफाई शब्द के हर अक्षर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो कितने अक्षरों की पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी? फटाक से आंसर 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 AMPLIFY एम्पलीफ्लाई एम्पलीफाई है ना, एम्पलीफाई। तो इसमें देखें सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद B C D E F G H I, आई के बाद J K L M M O P, P के बाद Q R S, अच्छा F छोड़ दिया भाई, F छोड़ दिया। ए के बाद क्या आएगा? F आएगा ना, F G H I, J K L, L के बाद M, M के बाद क्या आएगा? N O P, P के बाद Y। देखो कौन सा किसका किसका पोजीशन बदल गया जल्दी से। ए का पोजीशन बेचारा नहीं बदला है, वहीं पे है। L भी बेचारा वहीं पे है, नहीं बदला है पोजीशन। और कौन? Y भी वहीं पे है, नहीं बदला पोजीशन। कितने लोगों का पोजीशन बदल गया है? तो 4 लोगों का यहां भी बदल गया है, लेकिन ऑप्शन आपका बदल जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने पोजीशन नहीं बदला है? तो 4 लोग ऐसे हैं जिनका पोजीशन नहीं बदला है। 4 इज द करेक्ट आंसर। अरे आप लोग 3 आंसर दे रहे हो। ए के बाद F, 6 9 12 13 16 तो सही है। ए क्यों आंसर आ रहा है भाई? मैं भी शायद कई लोगों का मतलब जो कमेंट आता है ना थोड़ा देर से आता है, तो शायद पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, पिछले वाले क्वेश्चन का। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, अगर बैचलर शब्द के हर अक्षर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो कितने अक्षरों की पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी? अब देखो पिछले सवाल में क्या पूछ रहा था? पोजीशन। अच्छा एक सेकेंड, ये पूछा है कि कितने का पोजीशन अल्फाबेटिकल अरेंज करने पे रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा सवाल बदल गया था, अनचेंज्ड पूछ रहा है, यानी कि कितने लोगों का पोजीशन बदल चुका है। तो 3 लोगों का नहीं बदला है, लेकिन कितने लोगों का कह रहा है? हाँ कितने लोगों का अरेंज रिमेन अनचेंज्ड, मतलब अपने जगह पे बने रहते हैं। तो 1 2 3 लोग बने रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग सही आंसर दे रहे थे, मैं सवाल थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया था। अगला सवाल है, यहां भी पूछ रहा है कि अनचेंज्ड यानी अपने जगह पे बने रहेंगे। तो BACHELOR बैचलर। तो बैचलर में हमने देखा कि सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, फिर क्या आएगा? बी, फिर आएगा सी, के बाद डी नहीं है, ई आएगा, ई के बाद F G H आएगा, फिर क्या आएगा? I J K L, फिर O, फिर क्या आएगा? R आएगा। ठीक है, तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। तो आपको देखना है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो अनचेंज्ड है, यानी अपने जगह पे। तो बी तो यहां पे चला गया, ए यहां पे, सी देखो अपने ही जगह पे बैठा हुआ है, और कौन? एल भी अपने जगह पे, ओ भी अपने जगह पे, और आर भी अपने जगह पे बैठा हुआ है। यानी ऐसे 4 लोग हैं जिनका जगह परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 घंटे हो गए। अरे भाई अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। ठीक है, क्या होगा साकियों का अगर हम पीना छोड़ दें? ठीक है, अगर गिननी हो बोतल तो हम पीना ना छोड़ दें, अगर गिननी हो हमको घंटे तो हम पढ़ाना ना छोड़ दें। घंटा नहीं गिनेंगे भाई, आज तो बहुत सारे घंटे, घंटा क्यों गिनना है? गाना सुना होगा ना, अभी धुरंधर मूवी आया उसी में ये गाना था। वैसे ये गाना बहुत पुराना है। ये देखो तो हिताक्षी पूछ रही कि आज 30 चैप्टर हो जाएगा, क्या लगता है दोस्तों? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग बताओ ना, आप लोग बताओ। ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा आंसर हमारा। अगला सवाल देखो, आप लोग बताओगे ना जी, आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग बताओ। सेमी सर्कल में हर वोवेल को अगले कांस्टेंट से बदल दिया जाता है। सेमी सर्कल में तो ये जो है, अरे खत्म होगा, टेंशन मत लो। अरे खत्म नहीं होगा तो हम 10 घंटे ले लेंगे। हम बोल रहे हैं अगर 8 घंटे में नहीं खत्म हुआ हम 10 घंटे ले लेंगे, 10 घंटे में नहीं खत्म होगा तो हम 11 घंटा कर देंगे, लेकिन सवाल तो समाप्त करके जाएंगे। आप देख लो कि आप बन पाओगे, इतने घंटे तक रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, आप देख लो अपना। ठीक है, सेमी सर्कल CIRCLE। तो सेमी सर्कल अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि वॉवेल को अगले कॉन्सोनेंट से बदल दो भाई, बदल दो फटाफट से बदल दो। तो अगले कॉन्सोनेंट से, तो एस तो एस ही रहेगा, हमको सिर्फ वॉवेल को बदलना है अगले कॉन्सोनेंट से। तो ई के बाद क्या आता है? ABCD, ई के बाद एफ आता है तो एफ को बदल दिया। एम तो कॉन्सोनेंट होता है, एम ही रहेगा। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद जे आता है तो जे से बदल दिया। सी को हमने कहा कि भाई सी के बाद सी तो सी रहेगा। आई के बाद क्या आएगा? जे। आर तो कॉन्सोनेंट है तो आर ही रहेगा। सी तो सी ही रहेगा, और एल तो एल ही रहेगा, और आई क्या, ई क्या रहेगा? ई रहेगा एफ। तो ये हमने बदल दिया इसको, कॉन्सोनेंट को, मतलब सॉरी वॉवेल को क्या किया? अगले कॉन्सोनेंट से चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद कह रहा है कि फिर शब्द के अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाए। यानी अब क्या करना है? अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो लिखो जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा, ए तो है नहीं, बी नहीं है तो सी आएगा। तो सी के बाद, क्योंकि 2 जगह सी है तो सी के बाद सी आएगा। सी के बाद डी नहीं है, ई नहीं है,
ठीक है। ई के बाद एफ है तो एफ दो जगह है तो दो जगह एफ आ जाएगा। एफ के बाद जी नहीं है, एच नहीं है, आई के बाद क्या आएगा, जे आ जाएगा। जे भी दो जगह है तो दो जगह जे है, जे आ जाएगा। जे के बाद क्या आएगा, के भी नहीं है, के बाद एल, एल एक जगह है तो एल लिख दिया। एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद एम आ जाएगा, ठीक है। एल दो जगह है क्या, एल एम, ठीक है, ठीक है, एम आ जाएगा। और एम के बाद आर, और आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है, हो गया। तो ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद कह रहा है कि दूसरे अक्षर के बाईं ओर, दूसरे अक्षर के, तो दाईं ओर से, दाईं ओर से, तो राइट से, राइट से, ये राइट होगा, तो राइट से दूसरा अक्षर, राइट से दूसरा कौन सा, ये वाला होगा आर, 1 2, तो राइट से दूसरा अक्षर आर है, दूसरे अक्षर के बाईं ओर, तो यहां से बाईं ओर, इधर से बाईं ओर छठे स्थान पर कौन है, यानी 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर कौन है, एफ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। बताओ आंसर होगा, बताओ 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 बताओ। बताओ भाई बताओ, एम, एम इज द करेक्ट आंसर। एम बता रहे कई लोग। अरे क्या पूछा है, दाईं ओर से, क्या पूछा है, दाईं ओर से पूछा ना, तो राइट से, राइट से दूसरे अक्षर के लेफ्ट में छठा अक्षर, मतलब कि राइट से कौन सा, 6 2 8, राइट से आठवां अक्षर पूछ रहा है, तो आठवां अक्षर क्या होगा, एफ होना चाहिए। आप लोग एम बता रहे हो, देख लेना आप एक बार, ठीक है। देखो इतने सारे सवाल हैं तो कहीं पे हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा ना मिस्टेक हो। लेकिन अगर बाद में आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे कहीं कोई गलती हो गया, अगर आप बाद में कोई बच्चा देख रहा है तो जरूर वो बता देगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा से देख करके आंसर सही बता दूंगा। कभी कभी हो जाता है, कहीं दाएं आगे पीछे हो जाए, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कोई गलती ना हो, ठीक है। अगला सवाल देखो, कम्युनिकेशन शब्द में पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पांचवें और छठे को, और इसी तरह से आगे भी बदल दिया जाए। तो आपसे पूछ रहा है कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, फटाफट से। कम्युनिकेशंस, 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 कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में भी अभी हमारा भी क्या हो रहा है, एक तरह से कम्युनिकेशन भी हो रहा है, कम्युनिकेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है भाई जीवन में भी, ठीक है। कम्युनिकेशंस, ठीक है, स्पेलिंग सही है। शब्द में पहले और दूसरे अक्षर को, तो इन दोनों को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, तो ओ यहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया। अब कह रहा है कि साथ ही तीसरे और चौथे अक्षर को, देखो या तो आप सबको एक्सचेंज करो या तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर हम दिमाग लगाएं, क्या कह रहा है कि दाएं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 10वां हमको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। दाएं से 10वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्या होगा, यू होगा। दाएं से 10वां कौन सा होगा, यू होगा। अब देखो आंसर कैसे निकलेगा भाई, दाएं से 10वां यानी कि यहां पे जो होगा वही हमारा आंसर होगा, दाएं से 10वें नंबर पे। तो ये दोनों तो यहां पे आ जाएंगे ऐसे, लेकिन ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे आएगा, तो 10वें नंबर पे आएगा कौन, आएगा एन। तो एन इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि तीसरे चौथे को, पांचवें छठे को, तो ये पांचवा छठा एक्सचेंज होंगे, तो 10वें नंबर क्या बचेगा, एन बचेगा। एन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डीडीएलजे इज द करेक्ट आंसर। सर बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए कितना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में लेना चाह रहे हो। अगर बीए में लेना चाह रहे हो तो 2 लेना होगा, जीएटी और इंग्लिश या हिंदी लेना होगा। और अगर आप बीएससी में जाना चाहते हो तो पीसीएम या पीसीबी लेना होगा, या फिर पीसीए भी ले सकते हो। और अगर आप बीकॉम में जाना चाहते हो, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक आपको अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स लेना होगा, और एक आपको लैंग्वेज लेना होगा, जैसा भी देख लीजिएगा, या फिर 2 डोमेन हो सकता है, कुछ होगा चेंज, देख लेना, ठीक है। डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक आप मैथमेटिक्स, अगर ऑनर्स में लेना है तो अकाउंटेंसी ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, या फिर इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, और साथ ही साथ 2 और डोमेन ले लो, एक लैंग्वेज ले लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, या फिर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। इस पर वीडियो बन चुका है, जाकर देख लीजिए। ये रहा तीसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। 3 चैप्टर समाप्त, फटाफट से ताली बजाओ भाई, अरे ताली बजाओ, ताली नहीं रुकना चाहिए। तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। कितना घंटा हुआ रे बाबू, अभी कितना हुआ है, अभी कितना हुआ है अभी, अंजलि यादव, आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा अगर जेएनयू में जाना चाहते हो। इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्लास देखो पहले, ठीक है। इस क्लास से सारे सवाल बन जाएंगे आपके। अगर रीजनिंग के सवाल आएगा, ये सवाल, ये क्वेश्चन, ये देखो पहले, ये चैप्टर देखो फटाफट से। अगला चैप्टर का नाम है वर्ड फॉर्मेशन, बहुत आसान चैप्टर है। बहुत बढ़िया, एकदम आग लगा दिया आपने, तो आग लगा दिया है।
आप लोगों ने तो एकदम आग लगा दिया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, हर हर महादेव। वर्ड फॉर्मेशन देखो, ये अगला सवाल, वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स दिए गए। ये बहुत आसान सवाल है, टूचा सवाल ऐसे उड़ा देंगे। देखो ऐसे उड़ जाएगा ये सवाल। देखो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए हर सवाल में एक शब्द दिया गया है, इसके जिसके बाद 4 और शब्द दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता है। जो नहीं बनाया जा सकता है वही हमारा आंसर होगा। बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। तो बस आपको देखना होता है कि कौन सा अक्षर इसमें है जो उसमें नहीं है, ये देखना होता है। मतलब कौन सा अक्षर इसमें है जो इसमें नहीं है, कौन सा अक्षर इसमें है जो इसमें नहीं है, बस इतना चेक करना होता है। कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो चेक करो फटाफट से। क्या यहां पर स्टेशन है, स्टेशन दिख रहा है हमको, स्टेशन तो बन सकता है, ओ एन है। माइंड बन सकता है क्या, एम है क्या। अरे देखो यहां पे कहीं, अच्छा है यार, गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया। राशन राशन राशन, RATION, ये तो बन सकता है ना, TION, ये तो बन सकता है, ये बन सकता है। मिनिस्टर देखो MINISTER, अरे कहीं पे ई है ही नहीं। देखो यहां पे ई है और इस वाले में कहीं पर ई है ही नहीं। तो जब इसमें ई नहीं है तो आप ई कहां से लेकर आ गए। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल। सेपरेट कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये बताना है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अरे देख लो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। PA, यहां पे PARA, ठीक है। DE, अरे डी है नहीं कहीं पे। देखो सेपरेट में कहीं डी है क्या, नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें वो देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा लेटर है जो इसमें नहीं है। अगर इसमें कोई एक भी ऐसा लेटर है जो इसमें नहीं है, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, वेरीफाइड। वेरीफाइड आपको देखना है इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो भाई हमने देखा कि भाई यहां पर DEFE। अब देखो 2 ई है, यहां पे 2 ई है, लेकिन यहां पे आर है, यहां भी आर है। अब देख लें भाई कौन सा नहीं बन सकता है। FRIED, FRIED बन सकता है। FRIEND, अरे भाई यहां पे कहीं एन है क्या, नहीं है। यहां पे एन कहां से आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, डॉटर डॉटर डॉटर, हर्ट बन सकता है क्या, HURT बन सकता है। GET बना सकते हैं। टफ बना सकते हो क्या, TOUGH। इसमें कहीं पे एच दिख रहा है क्या, कहीं पे एच दिख रहा है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है। DATE बन सकता है भाई। TO, अरे ओ नहीं है ना कहीं पे, ये देखो ओ इसमें कहीं पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर मेजरमेंट लिखा हुआ है और कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। फटाफट से बता दो कि कौन सा नहीं, सॉरी कौन सा बनाया जा सकता है। सवाल थोड़ा सा सवाल चेंज है। कह रहा है कि कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, यानी कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो आंसर दे दो कौन सा बना सकता है। तो हमको देखना है यहां पे लिखा है मेजरमेंट, और इसके सारे लेटर्स का यूज करके कौन सा बन सकता है ये बताना है, कौन सा बन सकता है। अब देखो कि भाई मेजरमेंट में कहीं पर आई नहीं है, यहां पे आई आ गया, तो ये वाला तो नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। और देखो यहां पर एक एस है, यहां पे 2 एस यूज हुआ है, तो ये भी नहीं बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। और यहां पे मेजरमेंट में एन है, ठीक है, तो देख लो MAN। एक बार फिर से बोलिए सभी लोग, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से आ गया, स्ट्रीमिंग शुरू हो चुका है, बीच में कट जाता है कभी कभी, लेकिन अब टेक्निकल टीम ने कहा है कि अब नहीं कटेगा वीडियो, अब बीच में नहीं रुकेगा, तो हम लोग भी नहीं रुकेंगे। सवाल देखो हार्टलेस है और इसमें कह रहा है कि SAFE कौन सा बनाया जा सकता है। हमें क्या ढूंढना है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो SA, यहां पे तो F कहीं पे है नहीं बनेगा। SITE, आई कहीं पे है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। RI ये भी नहीं है, तो हील बन सकता है। देखो HEA और यहां पे L है, तो ये बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, रिक्रूटमेंट में ऐसे मतलब यहां पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, अब कहना है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बन सकता है। भाई फटाफट से बता दो कौन सा बन सकता है। तो हमें बस ये देखना है कौन सा बन सकता है। यहां पे O नहीं है तो ये नहीं बनेगा। UNI, यहां पे कहीं भी U है क्या, है N है क्या, है I है, T है, तो ये बन सकता है। यूनाइट बन सकता है, U है, N है, ठीक है, और I भी है, T भी है, E भी है, तो ये बन सकता है।
TIRED, डी नहीं है तो ये नहीं बनेगा, यहां भी डी है, ये भी नहीं बनेगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नेबरहुड दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। ये आसान सवाल है, ये बहुत ही टुच्चा सवाल, आसान सवाल, इजी पुजी सवाल, सवाल का आंसर दो। क्या कह रहा है, कौन सा बनाया जा सकता है, तो यहां पे लिखा DOORS, DOORS, तो यहां पे क्या बात है, क्या बात है, फिर से 100 लोग हो गए। अरे आज एकदम आप लोग, लग रहा है कि आज एकदम आग आप लोग लगाओगे, एकदम आज मूड बना के आए हो कि आज एकदम पढ़ाई करना है, आग लगा देना है आज। नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है तो अब तो रुकना नहीं है एकदम, ठीक है। चलो सवाल देखो क्या लिखा है, GEAR, GEAR, अरे कहीं पे ए है क्या, अरे कहीं पे ए नहीं है भाई, ROU, यू कहीं पे है क्या, है ROU और GGHY, अरे वाई कहीं पे नहीं है, वाई कहीं पे नहीं है, GOOD बन सकता है, जी यहां पे डबल ओ बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल, ये देखो, फॉर्मिंग अ मीनिंगफुल वर्ड विथ सिलेक्टेड लेटर्स, मतलब अब देखो इसमें क्या कहना है ना, ये सवाल थोड़ा अलग है, देख लो क्या है कि टूरिस्ट के दूसरे, तीसरे और पांचवें, सातवें अक्षर बाएं से दाएं गिनने पर, मतलब हम जब बाएं से दाएं गिनेंगे, जैसे ये देखो, ये TOURIST, बाएं से दाएं गिनने का मतलब ये है, लेफ्ट टू राइट गिनने का मतलब कि ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो बाएं से दाएं जब हम गिनते हैं तो ये कह रहा है कि दूसरा मतलब कौन, O, तीसरा मतलब कौन, U, पांचवा मतलब कौन, I, और सातवां मतलब कौन, T। तो आपको कहना है, आपसे कह रहा है कि ये OU और IT का यूज करके आप बताओ कि कितने यहां पर इंग्लिश शब्द बनाया जा सकता है, कितने अर्थपूर्ण, यानी कितने, कहा गया, यूजिंग सेकंड थर्ड मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड, 4 लेटर मतलब 4 लेटर का, 4 लेटर हमारे पास है और 4 लेटर का यूज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और अगर आप बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो जबरदस्ती मत बनाइएगा, जबरदस्ती नहीं बनाना होता है। और अगर इंग्लिश पर थोड़ी पकड़ हो तभी ऐसे सवाल बनेगा, हालांकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में तो नहीं अभी देखने को मिले हैं, लेकिन कल को क्या पता पूछ लिया जाए, घूमते फिरते NTA का दिमाग फिर जाए और क्या पूछ लिया जाए, कभी पूछ लिया जाए तो क्या करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे सवाल भी होते हैं, ठीक है। ये सवाल देखो क्या होगा, अरे कोई नहीं बनेगा, नन इज द करेक्ट आंसर, कोई नहीं बन पाएगा, मेरे से तो नहीं बन रहा था, ठीक है, OUIT मेरे से नहीं बन रहा है। अगला सवाल, ये अगला सवाल, इसमें क्या कर रहा है कि सेवर SAVOUR ये है, और इसमें कह रहा है कि इसमें भी आपको क्या करना है कि काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी 1 2 3 4 5 6 ये काउंट कर दिया। काउंट करने के बाद कह रहा है पहला यानी कि S, और चौथा यानी कि ये O, और कौन सा, पांचवा यानी कि U, और छठा यानी कि R। तो इनका यूज करके बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। फटाफट से सभी लोग बताओगे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। आउट बन रहा है, अरे वैसे नहीं बनाना होता है, चारों का यूज करना है। कहना है सवाल में कि 4 लेटर इंग्लिश वर्ड बनाने, मतलब ऐसा लेटर बनना चाहिए जिसमें 4 अक्षर हो। आप तो भाई ऐसा कर दे रहे हो कि 3 अक्षर का बना दे रहे हो, 4 अक्षर का बनाओगे ना, इसमें भी आपको 4 अक्षर का बनाना होगा। तो क्या होगा, एक तो बना हुआ दिख रहा है ना SOUR, आप जानते हो ना SOUR क्या होता है, और क्या होता है OURS। तो हमसे 2 बन रहा है, बाद बाकी आप बनाओ, आप बनाओ, क्या होगा, दूसरा आप बनाओगे, क्या होगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। SOUR शोर मतलब शायद खट्टा होता है, ये मतलब एक इंग्लिश वर्ड तो है, मुझे इतना पता है, अर्थ पता कुछ भी हो बट ये वर्ड तो होता है। क्या होगा, 2 बन रहे हैं अभी, ठीक है, और कोई बन रहा होगा तो आप लोग बता देना, हम आंसर बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 3-4 चैप्टर हो गया समाप्त। क्या चैप्टर हुआ जी, 4 चैप्टर हुआ ना, 4 चैप्टर समाप्त हो गए, 4 चैप्टर, चौथा चैप्टर भी हुआ समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं, 5वें चैप्टर की बारी है। 5वें चैप्टर का नाम है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यानी कि अब वर्ड्स को आपको लॉजिक में अरेंज करना है, एक लॉजिक में, एक सीक्वेंस में आपको बताना है। तो 4 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं, ऐसे गिनते रहेगा, ऐसे मोटिवेशन आता रहता है बीच में कि भाई 4 चैप्टर हमारे तो समाप्त हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके हमें 30वें तक पहुंचना है, 30वें तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चाहे चली गोली, आज केहू नहीं रोकी। ये रहा 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर, हर हर महादेव जय जगन्नाथ। 5वां चैप्टर आ गया लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। 5वां चैप्टर देखिए क्या कह रहा है,
पांचवा चैप्टर कह रहा है कि नीचे दिए गए हर सवाल में दिए गए शब्दों को एक लॉजिकल और मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करें और दिए गए ऑप्शन में सही सीक्वेंस चुनें। तो सही सीक्वेंस में आपको बताना है, सही सीक्वेंस में, रुकना नहीं है भाई, बिल्कुल। अगला सवाल, रुकना नहीं है। देखो सवाल क्या है, लॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। लॉजिकल ऑर्डर में क्या कहता है, डिस्प्लेइंग, स्केचिंग, फ्रेमिंग और कलरिंग। तो यह है भाई कि बताना है कि कौन सा सही क्रम में आएगा। मतलब एक आपको ऑर्डर बनाना होता है। जैसे आप मान लो कि घर में जाओगे, घर मतलब घर बंद है पूरा, तो बाहर से आओगे तो पहले ताला वाला बंद रहेगा, तो क्या करोगे, पहले चाबी निकालोगे जेब से, तो चाबी निकाला जेब से, फिर ताला ओपन किया, ओपन करने के बाद दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद क्या करोगे, अंदर जाओगे, लाइट ऑन करोगे, और जब लाइट ऑन हो जाएगा उसके बाद कुछ काम करोगे। तो ये होता है एक सीक्वेंस, एक लॉजिकल ऑर्डर होता है किसी काम को करने का। वैसे ही इसका भी एक ऑर्डर होगा। तो पकड़ो क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो भाई यहां पर क्या कलर की बात कर रहा है, स्केच की बात कर रहा है। तो पहले क्या करना होगा, पहले आपको स्केच बनाना होगा, स्केच को फिर कलर करना होगा, कलर को फिर फ्रेम करोगे और तब ना जाकर के डिस्प्ले करोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला सबसे पहले आएगा। तो यहां पर दूसरा के बाद क्या होगा, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फैमिली, वर्ड, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और कंट्री। फैमिली, वर्ड, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और कंट्री, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्या कहेंगे कि इंडिविजुअल से मिलकर के बनता है। जैसे ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल से फैमिली बनेगा, फैमिली से बनेगा क्या, कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या बनेगा, कंट्री बनेगा, और कंट्री मिलाकर के क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑल वाला रिलेशन है वैसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हमारा कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो इंडिविजुअल, यानी तीसरा वाला सबसे पहले, तीसरा के बाद पहला वाला, यानी कि इंडिविजुअल के बाद फैमिली आ जाएगा, और फैमिली के बाद क्या आएगा, कम्युनिटी, क्योंकि कई सारे फैमिली मिलकर के कम्युनिटी बनाते हैं। तो चौथा आ जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला सवाल, अर्थ, मार्स, जुपिटर। अब यहां पे आपका टेस्ट होगा जनरल नॉलेज का, या फिर कहें कि ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो उसके नॉलेज का यहां पर आज टेस्ट होने वाला है। टेस्ट होने वाला है, बताओ क्या होगा आंसर। अरे आंसर बता दो भाई, बता दो, आंसर बता दो। आप जानते हो ये होता है सूरज। ये कौन होता है, ये सूरज होता है। सूरज के बगल में यहां पर देखोगे आपको क्या दिखेगा, ये बुध दिखेगा। क्या बुध को क्या कहते हैं, बुध को क्या कहते हैं जी बताओ, बुध को क्या कहते हैं, वीनस तो शुक्र को कहते हैं, मरकरी, हाँ, मरकरी के बाद आता है वीनस के बाद आता है अर्थ के बाद आता है मार्स के बाद आता है जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। ये क्या हो गया, 8 ग्रह हो गए, 1 2 3 4 4 4 8। इसको कहते हैं इनर प्लेनेट, इसको कहते हैं आउटर प्लेनेट, इसको कहते हैं जोवियन प्लेनेट, इसको कहते हैं अर्थ प्लेनेट, मतलब अर्थ लाइक प्लेनेट। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गया। इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं, इसको जोवियन ग्रह कहते हैं। पार्थिव मतलब टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं, मतलब कि अगर कल को अगर आप कोई वायुयान लेकर के गए तो आप इस पे जाकर के लैंड कर सकते हो, इस पे खड़ा कर सकते हो, यहां पर जैसे चांद पे खड़ा हो गया था। ठीक है, क्या वो जो यूएसए वाले कुछ लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रांग कुछ लोग गए थे वहां पे, उनका यान शायद उतरा था। तो वैसे ही यहां पे आप अगर कल को आप ऐसा कोई यान बना लेते हो तो यहां पे जाकर के आप उसको लैंड कर सकते हो। लेकिन अगर इधर चले गए बाबू, गलती से अगर इधर चले गए तो घुस जाओगे इसमें, कहीं लैंड नहीं कर पाओगे, ऐसे ही घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो इधर न मत जाना, गलती से कल को बनाओगे भी तो इधर ही उतरना कहीं पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 इधर 4 इधर। आप देखो क्या होगा आंसर, तो इसे क्रम में लगा दो। क्रम में क्या होगा, मरकरी, ये क्या बताया था, मरकरी के बाद वेनस के बाद अर्थ के बाद मार्स के बाद जुपिटर। देखो वीनस यानी कि वीनस आएगा सबसे पहले, दूसरा वीनस के बाद क्या आएगा, अर्थ मतलब पहला, तो दूसरा के बाद पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, मिक्स पॉड आ गया है। ठीक है, मिक्स पॉड को आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूं। ठीक है, उसका बोलना जायज है, बोलने दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतनी तारीफ तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपसे, लेकिन आपने इतनी तारीफ कर दी है आज, तो दिल हमारा बहुत खुश हो गया आपका तारीफ सुन के। ठीक है, ऐसे ही तारीफ करते रहिए। कभी कभी जो है भेज भी दिया करिए, व्हाट्सएप पे भी लिख करके ऐसी चीजें। ठीक है, कमेंट में आपको बोलना होता है, बताइए। ठीक है, अरे बोलने दीजिए आप उसको, आप लोग सवाल पे ध्यान दीजिए, उसको मैं जानता हूं। ठीक है, बता नहीं रहा हूं कौन है, बट मैं जानता हूं, उनको बोलने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप लोग सवाल पे फोकस करिए, सवाल अगला है, अरे हमारा दोस्त है जी। ठीक है, बता दे रहा हूं, बोलने दीजिए, वो आया होगा, मैंने बोला था सबको, कमेंट स्टेटस लगाया था ना।
सब देखा होगा तो आया है बेचारा, ठीक है, और आकर के पता नहीं कमेंट में तारीफ कर रहा है। ऐसे इससे तारीफ तो निकलता नहीं है कभी, कमेंट में आकर के तारीफ कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सोच रहा होगा चलो अच्छा अच्छा लिख देते हैं कुछ, हाँ, लेकिन ऐसे सामने से ये कभी तारीफ के 2 बूंद भी नहीं निकलते हैं इसके मुखड़े से, ठीक है। सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल, अगला सवाल, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, नर्सरी, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, क्या होगा आंसर? आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर। देवांश कह रहे लड़का है लड़की, अरे ऑफकोर्स लड़का है यार, क्या मतलब, ठीक है, लड़का है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, पोस्ट ग्रेजुएशन, नर्सरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन। तो जाहिर सी बात है कि पहले आप जाते हो कहां? नर्सरी में। नर्सरी यानी तीसरा वाला सबसे पहले आएगा, तो तीसरा वाला कहां पे? ना तो यहां पे ना तो यहां पे, ये 2 तो गए, तो बच्चे हमारे पास 2। नर्सरी के बाद कहां पे जाओगे? सीधा कहां पे जाओगे? हाई स्कूल में। कहां पे जाओगे? नर्सरी के बाद सीधा, कोई लोग कहेंगे सर ग्रेजुएशन में चले, अरे नर्सरी से सीधा ग्रेजुएशन में थोड़ी जाओगे, उसके बाद जाओगे आप कहां जाओगे? हायर सेकेंडरी होता है, क्या होता है यार, मैट्रिकुलेशन होता है ना, मतलब 10th, फिर हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी मतलब 12th होता है ना, हायर सेकेंडरी मतलब 12th होता है ना, ओके। तो मैट्रिकुलेशन आएगा, ठीक है, 3 के बाद 4 आएगा, तो 3 के बाद 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 3 के बाद 4 के बाद 5 यानी हायर सेकेंडरी, फिर आपका ग्रेजुएशन, फिर क्या होगा? पोस्ट ग्रेजुएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल इज द, देखो अगला सवाल कहां है? ओपन ईमेल अकाउंट। अब बताओ, जब आप कल ईमेल में कुछ लिखना होगा आपको, मतलब किसी को ईमेल करना है, सपोज करो कि आपको कल को कंपनी में जॉब लग जाती है, लेकिन आपको ईमेल लिखना है कंपनी को, ठीक है, कंपनी के मैनेजर को, जिसको भी लिखना है, आपको ईमेल देना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है ईमेल के थ्रू। कैसे लिखोगे? तो ईमेल पे जाओगे, यानी फोन खोलोगे, मोबाइल फोन करोगे, मतलब फोन करना करोगे, मतलब फोन पहले ओपन करना होगा, फिर आप ईमेल ओपन करोगे। तो क्या करना है? ओपन ईमेल अकाउंट। देखो सबसे पहले इंटर ईमेल एड्रेस, स्टार्ट कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर से आपको भेजना है, इसका मतलब फोन से नहीं भेजना है। तो पहले तो जाओ कंप्यूटर स्टार्ट करो, यानी तीसरा वाला सबसे पहले आएगा। कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद आप क्या करोगे? आप ईमेल अकाउंट बनाओगे। तो ईमेल अकाउंट यानी 3 के बाद 1 आएगा, तो ये तो गया, तो 3 के बाद 1 आ गया। ईमेल अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करोगे? इंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है, कंपोज ईमेल, राइट द कंटेंट, सेंड द मेल, कंपोज, इंटर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपको ना जिसको भेजना होता है, जिसको भेजना होता है उसको क्या करोगे? इंटर ईमेल एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस डालोगे, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? पहले कंप्यूटर ओपन किया, कंप्यूटर ओपन करने के बाद आप क्या किया? ईमेल अकाउंट ओपन किया, ईमेल अकाउंट ओपन के बाद क्या किया? ईमेल एड्रेस आपने इंटर किया, ठीक है, ईमेल एड्रेस आपने एंटर किया, और जब इंटर कर लोगे उसके बाद कंपोज ईमेल यानी कि ईमेल लिखोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? राइट द कंटेंट, राइट द कंटेंट, सेंड, इंटर ईमेल एड्रेस, सेंड द ईमेल। छठा वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, यानी छठा तो सबसे लास्ट में आएगा। देखो सेंड करने का काम तो सबसे लास्ट में ही होगा, तो सेंड करने का काम तो वैसे देख लेना बीच में आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पे आ गया है, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो अब डिक्शनरी का चैप्टर शुरू हो गया, डिक्शनरी का, हालांकि अलग चैप्टर नहीं है, उसी चैप्टर में है, लेकिन अब डिक्शनरी से सवाल आ गए हैं। कहां से? डिक्शनरी से सवाल आ गए हैं। तो डिक्शनरी से सवाल आ गया है, वेज, वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट और वेब, कौन सा कह रहा है कि डिक्शनरी के क्रमानुसार बताइए। तो डिक्शनरी में आप जानते हो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले ए, फिर बी, सी, फिर डी, ऐसे करके हम लोग क्रम में लगाते हैं। तो जब ऐसे क्रम में लगाओगे तो ये डब्ल्यू है, सब में डब्ल्यू है तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां पे सब में ए ए ए, यहां पे ई है, इसका मतलब चौथा वाला तो बाद में आएगा, चौथा वाला सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि भाई हमको पता है कि यहां पे ई लिखा हुआ है, हर जगह ए ए ए है, तो ये वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, और अगर ये सबसे लास्ट में आएगा तो सर देखो ऑप्शन में कहां पे सबसे लास्ट, चौथा वाला सबसे लास्ट में कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए में। तो सीधा ऑप्शन नंबर ए पे जंप करो। क्या मतलब है वहां पर ये सब करने का? ठीक है, आगे छोड़ दो, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। रिफाइनरी, रिफ्लेक्ट, रेफरेंस, रिफ्यूजी, रिफिलेबल, जो भी है, रिफॉर्मिस्ट। ये देखो सवाल, सवाल देखो, सवाल 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 सवाल, ये देखो सवाल। ये हिंदी में इसको ट्रांसलेट नहीं करना होता है, कई बार ये इसलिए करके हम बता रहे हैं कि भाई एनटीए का अगर आप हिंदी में पेपर देने जाओगे, अगर आप हिंदी में पेपर देने जा रहे हो तो हो सकता है कि ये वाली चीज ऐसे लिख करके आपको मिले कंप्यूटर में।
समझ में आ रहा बात कि ये वाली चीज आपको ऐसे ही लिखने को मिलेगा, और जब ऐसा लिख करके मिलेगा तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, आप गलत कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, तुरंत उसको स्विच करना है इंग्लिश में, और इंग्लिश में स्विच करके देना आपको आंसर देना है। तो अब आंसर दे दो। पहले कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा, आप चेक करो फटाफट से कौन आएगा सबसे पहले। तो सब में आर है, सब में आर है, हटा दो। यहां पे ई है, सब में, यहां भी ई है, फिर सब में एफ है, तो एफ से काम नहीं होगा, सब में एफ है। इसके बाद देखो क्या क्या है, इसके बाद क्या क्या है, तो इसके बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, एल है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ओ है। सबका चौथा लेटर आपको देखना है। आपको शायद दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, पता नहीं, मतलब दिख ही रहा होगा, आप क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ा, या फिर मैं इसको बड़ा कर दूं, छोड़ो। सब में देखो चौथा लेटर हम बात करें, चौथा लेटर यहाँ पे आई है। सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। चौथा लेटर अगर देखें तो सबसे पहले ई आता है ना, ए बी सी डी ई, तो ई आएगा सबसे, यानी तीसरा वाला सबसे पहले आएगा। तो तीसरा वाला सबसे पहले, तो ये गया, ये गया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो यानी कि तीसरा आ गया, तो 3 सबसे पहले। इसके बाद क्या आएगा, तो ई के बाद क्या आता है, तो ई के बाद यहां पर क्या है, आई है ना, आई है, ई आई, 2 जगह आई है, ठीक है, 2 जगह आई है, उधर ओ है, यू है, ठीक है। तो यहां पे अब अगला आएगा आई वाला, ठीक है, आई, यहां भी आई, यहां भी आई, तो दोनों जगह आई है, तो अगला क्या है, यहां पे एन है, यहां पे एल है, क्योंकि एल पहले आता है, क्या आता है, एल पहले आता है, इसलिए 5वां वाला आएगा। तो 3 के बाद 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। तो सीधा हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हमको क्रम लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये क्या है कि यहां पे वी, यहां पे वी, यहां पे डब्ल्यू, यहां पे वी, यहां पे वी, तो सबसे पहले कौन आता है, बस ये देखो, सबसे पहले आता है यू, यू आता है ना, यू आता है 21 नंबर पे, बाद बाकी सब बाद में आएगा। तो यानी तीसरा वाला सबसे पहले आएगा, तो तीसरा वाला सबसे पहले, यानी कि ये तो गया, इसमें से चेक करो, तो तीसरा के बाद क्या आएगा, तीसरा के बाद अगर देखें तो यू के बाद वी आएगा, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, तो एल वाला पहले आएगा, नहीं छठा आएगा। तो 3 के बाद 6, 3 के बाद 6, और 6 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, 121 लाइक आपने कर दिया है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे 150 लाइक पहुंच जाना चाहिए, 150 लाइक पहुंच जाना चाहिए। अगला सवाल देखो, सी इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर जानते हो। अगला सवाल, अब ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ जी, 5 चैप्टर समाप्त हुआ। देखो यहां पर ये हिंदी वाला मत पढ़ना, नहीं तो आप फंस जाओगे, हिंदी नहीं पढ़ना होता है। अगला सवाल देखो, लॉगवुड, लॉगरिथम, लॉजिकल, लोगोफाइल। लोगोफाइल मतलब क्या होता है, लोगो टाइप। ये देखो यहां पर ना, ये एल है, सब में एल है, सब में एल है, फिर ओ है, और सब में फिर जी है। इसके बाद चौथा वाला देखो, यहां पे डब्ल्यू, यहां पे आई, यहां पे आई, और यहां पे ए, यहां पे ओ, यहां पे ओ। तो सबसे पहला कौन आएगा, मतलब चौथा वाला लेटर ए इसमें है, यानी कि दूसरा वाला सबसे पहले आएगा, सब में 2 लिखा हुआ है। इसके बाद कौन सा आएगा, तो ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा आई, ठीक है, ए के बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो आई में देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे सी है, यानी कि तीसरा वाला आएगा। तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, तो 2 3 5, 2 3 5, यहाँ भी इसमें। अब इसका आगे वाला चेक करो, 2 3 5 हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ओ है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यानी ओ आएगा, और ओ के बाद यहाँ पे पी है और टी है, तो पी वाला पहले आएगा, नहीं 4 पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना, अरे क्या बात है, 121 था, तुरंत 130 लाइक हो गया, अरे मजा आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, 5 चैप्टर समाप्त हुआ भाई, 5 चैप्टर, बस एक सवाल और है, समाप्त हो जाएगा। इस सवाल क्या पूछ रहा है, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी के ऑर्डर के अनुसार अरेंज करने पर चौथे स्थान पर कौन आएगा, यानी अब आपको अरेंज करना पड़ेगा, अब आपको अरेंज करना पड़ेगा, तभी आप आंसर बता पाओगे। सब में आर है, सब में आर है, तो आर से आंसर नहीं मिलेगा, आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी, इससे आंसर नहीं मिलेगा। अगले वाले से आंसर मिल सकता है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यानी कि पहले कौन आएगा, तो पहले आप जानते हो ओ आएगा। अब क्योंकि ओ है तो इनमें से हमको चेक करना पड़ेगा, इन तीनों में से, इसमें, इसमें और इसमें, तो इन तीनों में से हम चेक करेंगे कौन पहले आएगा। सब में ओ आ रहा है, तो अब इससे भी आंसर नहीं मिलेगा। तो अगला लेटर देखो, अगला लेटर यहाँ पे एस है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे क्या है, एस है, तो ई वाला पहले आएगा, ई वाला पहले, यानी कि तीसरा वाला सबसे पहले आएगा। अब इसमें से कौन सा पहले आएगा, तो यहाँ पे एस है, एस के बाद ई है, एस के बाद यहाँ पे आई है, यानी कि 1 वाला आएगा, फिर 4 वाला आएगा, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि इन दोनों में हमको चेक करना होगा, इन दोनों में, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, एस के बाद ई आता है, तो ई पहले आएगा, फिर आ जाएगा, अच्छा 3, तो 1 सेकेंड, 3 हमने यहाँ पे गलत लिख दिया क्या, अच्छा 3 तो सबसे पहले आ गया था ना,
यार गड़बड़ हो गया क्या? इसमें से कोई हमने लिखा था, गड़बड़ हो गया यहां पे। सब में ओ था, उसके बाद एस और 2 यहां पे लिखना था शायद, ठीक है। ये शायद मैंने यहां पे 2 लिखना था, ठीक है। देखो मैं सॉल्व किया पर मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सा पहले मतलब गलती से 3 लिख दिया। अब मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा लग रहा है। चलो फिर से करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो अब फिर से करना पड़ेगा। तो हम देखो 3 से तो कुछ हो नहीं पा रहा था, 3 लेटर से, 3 लेटर सब में समान ही है। तो चौथा देखा हमने, क्या देखा? चौथा। तो चौथा देखा तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है। तो चौथा वाला देखो ओ पहले आता है, तो जाहिर सी बात है इसको चेक करना पड़ेगा, इसको, इसको और इसको। तो कौन सा पहले आएगा? यहाँ पे ओ के बाद एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ ओ के बाद आर है। तो जाहिर सी बात है ओ मतलब एस पहले आता है, सॉरी आर पहले आता है, तो यानी कि ये वाला पहले आएगा। तो 2 तो पहले आ गया। फिर इनमें से चेक करेंगे तो एस के बाद ई पहले आएगा, यानी 1 आ गया, 1 के बाद 4 आ गया। और 4 के बाद हमने इन दोनों में से क्या चेक किया था? इसमें से हमने चेक किया था कि भाई यहाँ पर क्या आर है, आर के बाद ई है, ई के बाद एस है, और एस के बाद हाँ, तो तीसरा वाला आएगा, तीसरा के बाद पांचवा। पूछ रहा है चौथे नंबर पे कौन आएगा? चौथे नंबर पे तीसरा वाला आएगा। तीसरे नंबर पे क्या है? यानी कि रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर डीडीएलजे इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, डी। अगला सवाल, अगला सवाल। अब ये हो गया 5 चैप्टर समाप्त। तो 5 चैप्टर समाप्त हो गया है।